तो भाई लोग अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे यो हैरान होते हुए बोल रहा होता है क्या एक क्लिनिक वॉरियर, आखिर इसका क्या मतलब है। जिन उसे बोल रहा होता है कि मुझे एक नर्स की जरूरत है। अब फिर वो कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है क्या अब ये नर्स क्या चीज होता है। जिन अपने मन में बोल रहा होता है वो एक ऐसी चीज जो कि इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, वो है नर्स। हालांकि यहाँ पे डॉक्टर्स केवल अपने डिसाइपल्स को ही अपना असिस्टेंट बनाते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के अंदर एक ट्रेनिंग डॉक्टर का असिस्टेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तभी वो बोलता है मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, वो मेरे को तब असिस्ट करे जब मेरा अटेंशन पूरी तरह सर्जरी में कंसंट्रेट रहे। यो ही बोलते हैं क्या और तुम चाहते हो कि मैं वो तुम्हारे लिए पर्सन बनूं, क्या कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, मैं तुम्हारा एनिमी हूँ, आखिर अपने तुम दुश्मन को एक साइड में क्यों रखना चाहते हो। जिन्नू से बोलता है कि इस जॉब के लिए तुमसे परफेक्ट कोई नहीं है। वो भी उसकी बातों से हैरान हो जाता है। सबसे पहली बात, तुम्हारी स्टेमिना बहुत ही ज्यादा है, तुम पेशेंट्स को लेकर इधर उधर घूमते रहते हो डॉक्टर्स के लिए, और साथ ही साथ सभी घर के काम भी करते हो, और तुम्हारा माइंड भी बहुत ही ज्यादा कूल रहता है, मतलब शांत रहता है। यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे हमें एक क्विक डिसीजन लेना होता है जो कि पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है, और मैं उस चीज को लेकर तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। और फाइनली एक नर्स को मेडिकल नॉलेज की भी जरूरत होती है, लेकिन केवल ये एक बुनियादी समस्या है, इसके बारे में चर्चा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस जॉब के लिए तुमसे ज्यादा परफेक्ट और कोई भी नहीं है। और वो अपने मन में बोलता है कि और तो और इसके पास वो स्किल्स भी है, वो मार्शल आर्ट्स नहीं, डिमोनिक आर्ट्स, अरे जो भी हो। यूही भी उसे बोल रहा है क्या सच में यही एक रीजन है, मतलब यही रीजन है इन सब के पीछे। जिन्हें तक सीरियस होते हुए उसे बोल रहा था कि भले यहाँ पे कुछ भी हो जाए हमें मास्टर को बचा के ही रहना होगा। वही बोलता है क्या, तभी वो बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसके बारे में कितना ही ज्यादा सोच लूं, लेकिन यहाँ पे तुमसे बेटर चॉइस ऑफ कोई नहीं है। तभी यो उसे बोलता है मैं तुम्हें मारना चाहता था, और वैसे मैंने अपनी तक अपना माइंड चेंज नहीं किया है। इधर उसे थोड़े पसीने आ रहे होते हैं। जिन बोलता है हाँ सही है, क्योंकि तुम मास्टर के लिए कुछ भी कर सकते हो, और यही बात मेरे लिए भी सेम है, क्योंकि मैं अपने लाइफ को भी रिस्क पे ला सकता हूँ उन्हें बचाने के लिए। इधर यो भी हैरान होता है और उसे देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है कि आखिर क्यों, आखिर ऐसा मेरे को क्यों लग रहा है कि मैं इस बच्चे द्वारा दबाया जा रहा हूँ। तभी जिन बोलता है जनरल ये हो अब आप केवल एक नर्स बन जाओ, और मेरे को तब तक जिंदा रहना जब तक कि मैं मास्टर को सेव नहीं कर लेता, और अगर मैं इसमें फेल हो जाता हूँ तो तुम्हारा जमन जो चाहे तुम वो कर सकते हो। वो भी चिल्लाते हुए बोलता है क्या आखिर किस तरीके का रेडिकुलस लॉजिक है। तभी जिन बोलता है कि ओ राइट, अभी तो तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम मेरे को अभी मार देते हो तो, वरना तुम अगर देर करते हो तो तुम याद रखना कि फैंटम मार्चर ने मेरे लिए मेरी लॉयल्टी के लिए कसम खाई है, और तो और ट्रांसेंडेंट रेवन तक भी वो रीच कर चुके हैं। या तो तुम मेरे को अभी मार दो या फिर मेरे नर्स बन जाओ। यूहा अपने मन में सोच रहा होता है सच में क्या ही अजीब चीज है, इस बच्चे की सिंसियरिटी ऑलमोस्ट फाइटिंग है, और ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी लाइफ इसके हाथों में है। तभी वो जिनसे बोलता है यंग मास्टर ठीक है तुम जीत गए। वो अपने मन में बोल रहा होता है कि और मेरे पास क्या ही चाह रहा था। इधर जिन भी अपने मन में बोल रहा होता है क्या सच में इसने काम कर दिया। एक ऐसे इंसान से पूछना जो कि तुम्हें मारना चाहता है, वो भी एक क्लिनिक वॉरियर के लिए, क्या ही अजीब चीज है। जिन बोलता है ये मर्सी फॉरगिवनेस और ऐसी सब चीजों के लिए नहीं है, ये तो केवल केवल एक डिसीजन की थी है। यो बोलता है हाँ वो भी एक डरावना डिसीजन। तभी जिन बोलता है कि स्टिल मैं तुम्हें हमेशा दूसरे लोगों के सामने अच्छा ट्रीट करूंगा, और वैसे भी मैं पूरे क्लिनिक में एक मोस्ट कंफर्टेबल इंसान हूँ। क्यूट जिनचोन ही। यूहो हैरान होता है और बोलता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर हम दोनों एक साथ अकेले रहेंगे तो तुम मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे। तभी जिन उसे गुस्से में बोल रहा होता है कि क्या तुम भूल तो नहीं गए कि तुम ही थे जो मुझे मारने की बात कर रहे थे, और आखिर किस लिए मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूं। जिन अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे ऊपर इतना वर्कलोड डाल दूंगा जितना कि कोरिया के नर्सेस को भी नहीं मिलता। मैं यहाँ पे सभी को बचाने का ही काम करूंगा, और केवल तुम मेरे साथ रहकर इन सभी चीजों को सीखोगे। इधर यूहो भी जिन को जाते हुए देख रहा होता है। तभी जिन उसे बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी कंप्लेंट है तो तुम अभी मेरे को मार सकते हो, वरना बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगी। यो कुछ नहीं करता, जिन वहां से निकल जाता है। यो उसे बस देखता रह जाता है। वो अपने मन में बोल रहा होता है कि आई थिंक अब मेरे को समझ में आ रहा है कि आखिर क्यों फैंटम आर्चर ने इसके सामने लॉयल्टी की कसम खाई थी। मुझे लग रहा था कि वो किसी चलबाजी के झांसे में आ चुका था, लेकिन अब देखने से ऐसा नहीं लगता। और उसने बिना डरे बेहिचक होते हुए मुझसे बातें की, और यहाँ तक कि उसने अपने एक एनिमी को भी रिक्रूट किया। सिंसियर होता है। इधर हम देखते हैं कुछ लोगों को, मतलब क्लिनिक के लोगों को, जो कि मैसेंजर बर्ड से लेटर ले रही होती है। हमें बताया जाता है कि ज्यादा समय नहीं हुआ जिन चोनी के बारे, मतलब ट्रीटमेंट के बारे में न्यूज फैलते हैं, और बताया जाता है कि बहुत सारे क्लिनिक्स में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज रिलेटेड जो कि जिन चोनी से रिलेटेड थी, और उसके मेडिकल प्रोसीजर से। हालांकि उन सभी चीजों में तो डिटेल में उसके बारे में बताया नहीं गया था, लेकिन जो भी निकली थी वो केवल काफी थी सभी लोगों के समझने के लिए। इधर लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या उसने कुछ इंटरनल वुंड्स को ट्रीट किए हैं। दूसरा बोलता है कि सुनने में आता है कि उस पेशेंट का लीवर से लेके उसके स्प्लेन तक वो पूरी तरह कट चुका था। उन्होंने पेशेंट की डिटेल तो नहीं बताया इसमें, लेकिन हम पूरी तरह श्योर है कि उसमें फैंटम मास्टर की डॉटर का क्यों नहीं होगी। मैंने सुना था कि वाजू क्लिनिक उसका देखभाल कर रहा था। 10 दिनों के बाद जब उन्हें उस लड़की के हेल्थ में इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दी तो उन्होंने उसे निकाल दिया। दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर उनका जस्टिफिकेशन क्या था। दूसरा बंदा बोल रहा था कि वो ऐसा बोल रहे थे कि क्योंकि वो जस्टिस फैक्शन से नहीं है तो वो उसे अंदर नहीं ले
कैसे थे? तभी वो मेन बंदा बोलता है कि आई थिंक अब मेरे को समझ में आ रहा है क्या कि व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर अपने डिसाइपल को क्यों ही ट्रेजर करके रखते हैं। हालाँकि वो एक बच्चा है, लेकिन आखिर किसने ये सोचा था कि वो 5 मेजर ऑर्गन्स में से किसी एक के इंटरनल डैमेज को फिक्स कर पाएगा। और यही चीज़ मेरे को और भी ज़्यादा उत्साहित कर रही है कि मैं जाके उस क्लिनिक को जॉइन करूँ और वहाँ से कुछ सीखूँ। चलो ये बात एक मैसेंजर टीचर में लिख कर सेंड कर देते हैं। हमें बताया जाता है व्हाइट ड्रैगन क्लिनिक के वो सभी लेटेस्ट डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा बवाल खड़े कर दिए थे। इधर हम देख रहे होते हैं कि उस बंदे को जो कि दूसरे से बोल रहा था, मैं जानता हूँ कि इधर फैंटम आर्चर ने एविल फैक्शन के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन क्या उसने जस्टिस फैक्शन के लिए काम नहीं किए हैं? यहाँ पे वो वाजू क्लिनिक वाले कुछ ज़्यादा ही कर दिए हैं। उन्हें उसको अपने अंदर ले लेना चाहिए था, मतलब अपने क्लिनिक के अंदर ट्रीट करने के लिए। दूसरा बंदा बोलता है कि वाजू डॉक्टर वो जरूर एक्सक्यूज बना रहे होंगे क्योंकि वो उसे ट्रीट करने में असफल हो चुके होंगे। हमें बताया जाता है कि और यही सारी शब्द एक के मुंह से दूसरे मुंह तक फैल रही थी और देखते ही देखते ये सारी बातें पूरे मोरिंग वर्ल्ड में फैल गई। और तो और बहुत सारे सेक्ट्स जो थे जो दूसरे क्लिनिक से कॉन्टेक्ट कर रखे थे, वो भी व्हाइट ड्रैगन के क्लिनिक से नेगोशिएट करना चाहते थे और डील करना चाहते थे। सीन शिफ्ट तो हमें वाजू क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोल रहा था, आखिर तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम कहना चाहते हो कि व्हाइट ड्रैगन की क्लिनिक के सामने वाजू क्लिनिक अपने स्किल्स में लैग कर रहा है, और ये सभी जो बातें बोल रहा होता है वो बंदा ये होता है जो कि वाजू क्लिनिक का हेड है। इसका नाम माँ जिनचू है। वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम्हें लगता है कि फैंटम आर्चर केवल ऐसे ही फैंटम आर्चर बन गया? वो भले ही जस्टिस अलायंस के लिए, मतलब जस्टिस फैक्शन के लिए काम कर रहा था, लेकिन केवल वो पैसों के लिए काम कर रहा था, और 10 दिनों तक लगातार उसके बेटे की देखभाल करना वाजू डॉक्टर की उदारता थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी उसके सामने वाला बंदा बोल रहा होता है कि मैं तो केवल आपको रिमोर्स के बारे में बता रहा हूँ जो कि आजकल इधर उधर फैल रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर रीजन क्या थी। क्या आपको ये पता नहीं था कि इंटरनल वुंड वाले पेशेंट को 10 दिनों से ज्यादा रखना डॉक्टर्स के ड्यूटी को वायलेट करता है? उस हेड के पसीने छूटने लगते हैं। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, ये सही बात है। अगर वाजू क्लिनिक को ऐसा काम नहीं करना था तो आखिर उसने 10 दिनों तक उस पेशेंट को क्यों ही अपने अंदर रखा? फिर हम देखते हैं कि उनमें से एक बुढ़ा बंदा उठ के खड़ा होता है और सभी से बोल रहा होता है कि सभी कोई अपनी ये बकवास की बातें बंद करो। अब मुझे डाउट हो रहा है कि ये शायद उस व्हाइट ड्रैगन क्लिनिक की कोई साजिश भी हो सकती है। मेडिकल टेक्निक्स कोई कंपटीशन नहीं है, और यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट्स में भी ऐसी कुछ बातें नहीं लिखी हुई हैं। इधर वो लीडर भी अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ पे वाजू क्लिनिक के बारे में कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखे गए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे पेशेंट के बारे में केवल थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन ही लिखे गए हैं, और इसके बावजूद भी इसको देखते हुए इतना बड़ा रूमर फैल गया। सिंस हम देखते हैं उस हेड को जो जिसके पास उसका बंदा आ चुका होता है, वो उसे इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि मैंने बैगर क्लैन से इन्फॉर्मेशन हासिल की है कि वो जो पेशेंट थी वो फैंटम आर्चर की डॉटर ही थी, गाक्यून वांग। इधर वो हेड वाला बंदा बोल रहा होता है कि आखिर उन लोगों ने ऐसे इंसान का क्यों ट्रीटमेंट किया जिसमें फेलियर होने की हाई पॉसिबिलिटी थी, उसकी वजह से देखो अब क्या हो रहा है। वो बंदा बोलता है, जी आपने सही कहा। इस समय डॉक्टर्स इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस है, और सभी क्लिनिक्स के हेड भी इस बारे में बहुत ही ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि व्हाइट ड्रैगन क्लिनिक्स के न्यू ट्रीटमेंट टेक्निक की तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो अपनी दांत भींचते हुए उसे बोल रहा था कि ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास डॉक्टर को फेस करने के लिए इतना ज्यादा करेज है। अगर मैं उनके सामने ऐसे जाके मिलता हूँ तो यार अब क्या ही बोलूँ मैं। भाई ऐसा लगता है कि इसके ऊपर भी कोई एक बड़ा हेड है। तभी वो बंदा उससे बोलता है, तभी उसका बंदा वो बोल रहा होता है कि अरे हाँ, उन्होंने ये भी बताया था कि व्हाइट ड्रैगन क्लिनिक में कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट टेक्निक नहीं थी, पता नहीं कैसे वो उसका इलाज कर पाए। ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब थी। उस डॉक्यूमेंट में डिसाइपल जिनचोनी के बारे में ज्यादा तारीफें की गई हैं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि यहाँ पे उन्होंने किसी तरीके के अनवेरिफाइड ट्रीटमेंट टेक्निक का यूज किया हो। तो ये बंदा हैरान होता है और खुश होते हुए बोल रहा होता है कि अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि डॉक्टर ने ये बोला है कि उन्होंने किसी तरीके के अनवेरिफाइड ट्रीटमेंट टेक्निक का यूज किया है उस पेशेंट के ऊपर। वो बंदा बोलता है एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन वो बंदा बोलता है तो फिर ऐसा है। तभी वो खुश होते हुए उठ जाता है अपने चेयर से। तभी वो उसे बोलता है कि हमारे मतलब क्लिनिक से कुछ मेंबर्स को व्हाइट ड्रैगन क्लिनिक में भेजो, हमें उन लोगों को भेजना है जो कि बात करने में बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है। तभी वो बंदा बोलता है कि आखिर हमारा रीजन क्या होगा उनको वहां पे भेजने के लिए। वो हंसते हुए उसे बोल रहा होता है कि उन्होंने एक ऐसे मरीज के ऊपर अपना अनवेरिफाइड ट्रीटमेंट टेक्निक का यूज किया है जिसका इलाज 20 दिनों के अंदर किया जा सकता था, और उस टेक्निक की वजह से वो मरीज खतरे में भी पड़ सकता था। हम यहाँ उसे बचाने में काबिल भी हो जाते हैं अगर 10 दिनों में और भी ज्यादा मिलते हैं। तो बंदा बोल रहा होता है कि ठीक है, मैं समझ गया कि आखिर आप क्या बोलना चाहते हैं। वो बोल रहा होता है कि आपका यही कहने का मतलब कि अगर वो क्लिनिक में भी नहीं होती तो उसका किसी भी मेडिकल सेंटर में ट्रीटमेंट किया जा सकता था। फैंटम आर्चर ने अपनी मर्जी से उस बच्ची को यहाँ से लेके गया था। तो वो बंदा बोलता है कि हाँ, उन्हें यही पे मतलब रीजन बता देना कि वो पेशेंट को देखने आ रहे हैं, क्योंकि वो उस पेशेंट को लेके बहुत ही ज्यादा परेशान थे, जिसकी वजह से वो उन्हें बाहर नहीं निकालेंगे। तभी वो बंदा बोलता है, और अगर वो उन्हें बाहर निकाल देते हैं तो फिर, तभी वो हेड वाला बंदा बोलता है, तो फिर ये एक बड़ी बात बन जाएगी और सभी ह्यूमर्स उसके उनके खिलाफ हो जाएंगे। हमें किसी भी तरीके से उन सभी के रेपुटेशन को डैमेज करना है। वो उस बंदे से बोल रहा होता है, तुम्हें इस चीज को लेके प्रॉपर प्रिपरेशन करना होगा। वो बंदा भी बोलता है कि ठीक है सर, मैं एक रिपोर्ट को जल्दी लेके वापस आऊंगा। सिंसिप हम देखते हैं जिनको जो कि अपने प्रैक्टिस करने में लगा हुआ होता है। इधर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मास्टर उससे भी ज्यादा खराब कंडीशन में जितना कि मैंने सोचा था। फिलहाल मेरे अंदर ना तो
क्यूआई और ना ही क्यूआई टेक्निक्स की समझ है और इसलिए मैं अकेले सर्जरी करने में सक्षम नहीं हूँ। तो फिर जितना जल्दी हो सके मेरे को स्ट्रॉन्गर बनना होगा। इधर हम देख रहे होते हैं कि उसके बॉडी से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फ्लो हो रही होती है और बहुत सभी डायरेक्शन में जा रही होती है। वो अपने मन में बोल रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पे विंड एसेंस को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाता तो ये वो बोलता है चलो पहले देखते हैं इसे अपने फायर एसेंस के साथ इंटीग्रेट करके। इधर हम देखते हैं कि उसके पंचेज में फायर जनरेट चालू हो जाता है और वो एक ट्री को टारगेट बना लेता है और तभी वो अपना फायर पंच उस ट्री की तरफ थ्रो कर देता है और वो अटैक जाके उस ट्री पे लग भी जाता है, जिससे कि वो कुछ शाइनिंग इफेक्ट्स भी दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो ट्री के पास जाता है और देखता है वहां पे ज्यादा कुछ नहीं हुआ होता, थोड़ा बहुत पेड़ को डैमेज हुआ होता है, लेकिन उसके लिए वो ही बहुत ही ज्यादा है। वो भी उस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोल रहा होता है कि प्रोबेबली मैं शायद और इसी के साथ और भी ज्यादा पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ एसेंस बना सकता हूँ। इधर हम देखते हैं कि उसका हाथ हल्का सा चल चुका होता है। वो थोड़ा सा दर्द में चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि अब मेरे को पहले अपनी सेफ्टी पहले देखनी पड़ेगी। अपने मन में बोल रहा होता है कि अगर मैं इसे ऐसे छोड़ देता हूँ तो ये एक छाले में बन जाएगा और ये एक सेकंड डिग्री का बर्न हो जाएगा। वैसे भी इन्फायरमेंट एलिमेंटल टेक्निक्स का शुक्रिया, जिससे कि मेरे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि वो अपना टेक्निक यूज करते हुए अपने उस घाव पे अपने टेक्निक को अप्लाई करने लगता है। वो बोल रहा होता है कि मैं इसे कूल करने के लिए वाटर एसेंस का यूज कर सकता हूँ और इसे हील करने के लिए अपने वुड इस एसेंस का यूज कर सकता हूँ। वो बोल रहा होता है कि हालांकि ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये कम्प्लीटली हील हो चुका है इतनी जल्दी, लेकिन इन 5 एलिमेंटल टेक्निक्स का शुक्रिया, जिससे कि मेरे को यहाँ पे केवल 2 दिन ही लगेंगे इसे ठीक करने में। तो उस पेड़ को देख के बोलता है वाह, मुझे पता नहीं क्या आखिर इसने कॉल किया है, लेकिन इस पेड़ के ऊपर काफी नुकसान पहुंचाया गया है। देखो अभी अभी इसने उस पेड़ के ऊपर पंच मारी थी अब, और ये बोल रहा है कि पता नहीं इसे इसके ऊपर किसने अटैक किया है। देखो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे पहले से भी कोई आके अटैक भी कर सकता है या फिर इसी ने किया होगा और ये भूल गया है। तो ये बोलता है तो फिर ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे केवल एक काम करना बाकी रह गया है। वो पेड़ के पास जाता है और उसे हील करना चालू कर देता है। सीन शुरू होता है हमें फैंटम आर्चर के डॉटर कुनवांग के ट्रीटमेंट के 15 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने रूम में बैठ के मेडिटेट कर रही होती है और बताया जाता है कि उसकी इनर क्यूआई उसे आम इंसानों से ज्यादा एबिलिटीज प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर भी जो उसके वुंड्स थे वो बहुत ही ज्यादा फेटल थे और इसी वजह से जब तक कि वो कम्प्लीटली रिकवर नहीं हो जाती तब तक वो मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करती रहेगी। वो कम्प्लीटली अपने हीलिंग के ऊपर फोकस करेगी। वो भी अपने वो भी यहाँ के क्लिनिक की रिकवरी टेक्निक का यूज करते हुए वो अपने पुराने दिनों के बारे में याद कर रही होती है, जहाँ पे वो किसी बंदे से मार खा रही होती है। वो बोल रही होती है अपने मन में कि आखिर कौन मास्टर है जिसने कि मेरे को इसमें से फंसाया। अगर मैं इसमें काबिल हो सकी तो मैं उसे कैप्चर करूंगी और उसे बहुत ही दर्दनाक तरीके से टॉर्चर करूंगी। लेकिन हालांकि वो केवल कुछ क्षणों के लिए था, मेरे को बहुत ही मुश्किल से याद है कि आखिर उस समय क्या हुआ था। और यहाँ तक कि इस चीज को याद करना भी बहुत ही ज्यादा कठिन है, क्योंकि उन सभी लोगों ने मास्क पहन रखा था। तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो जोर जोर से अपना चालू कर देती है। वो घबराते हुए बोल रही होती है कि तो इसी वजह से उन्होंने कहा था कि गोंगो में एनिमीज का होना बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। मेरे को ये भारी लग रहा है, मेरा दिल मेरे को ये भारी लग रहा है। सिंसिटिविटी वो बाहर की तरफ आ जाती है और आते हुए स्माइल करते हुए बोल रही थी कि अब मेरे को अच्छा फील हो रहा है। आज का वेदर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मेरे को लगता है कि मुझे इधर उधर थोड़ी देर घूम लेना चाहिए। इधर हम देखते हैं सभी क्लिनिक वर्कर्स को जो कि अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। कोई अपना काम कर रहा होता है तो कोई पेशेंट्स को उठा के ले जा रहा होता है। वो भी उन सभी को देखती है और बोल रही होती है तो फिर यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो कि क्लिनिक में काम करते हैं। इधर वो बहुत ही ध्यान से उन सभी क्लिनिक वर्कर्स को देख रही होती है, जहाँ पे वो किसी बंदे को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि जल्दी से इसके ब्लीडिंग को रोको पहले। तभी उसको कुछ महसूस होने लगता है और बोलती है कि आखिर किस तरीके की खालीपन मेरे को महसूस हो रहा है। इधर हम देखते हैं वो पेशेंट को जो कि बहुत ही तेजी से चिल्ला रहा होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं, मैं बच तो गई हूँ लेकिन इस समय मेरा दिल बहुत ही ज्यादा खाली महसूस हो रहा है। तभी वो क्लिनिक वर्कर्स चिल्ला रहे होते हैं कि डॉक्टर यहाँ पे आ चुके हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे जिन और व्हाइट ड्रैगन आ चुके होते हैं उस बंदे को हील करने के लिए। तभी वो लड़की भी उससे नोटिस कर लेती है, मतलब जिन को नोटिस कर लेती है और बोल रही होती है कि तो वही बच्चा है जिन चौन ही। फिर हम देखते हैं जिन को जो कि बहुत ही ज्यादा फोकस होकर उस पेशेंट को ट्रीट कर रहा होता है और उस ट्रीटमेंट के दौरान व्हाइट ड्रैगन भी उसका साथ दे रहे होते हैं। वो बहुत सारी बातें क्लिनिक वर्कर्स को बता रहा होता है और वो सभी कुछ लिखे जा रहे होते हैं। वो भी उछल उछल के उन्हीं सबको देखे जा रही होती है। वो जिनको देखती हुई बोल रही होती है कि वो थोड़ा गुड लुकिंग है। केवल उन सभी को देखने से ऐसा लग रहा है कि मेरी सांसें रुक गई हैं। तो फिर ये कुछ ऐसा होता है जिससे कि डॉक्टर हर दिन गुजरते हैं। सीन शुरू होता है, हम देखते हैं जिन कहीं पे आके मेडिटेट कर रहा होता है और उसके पीछे पीछे वो लड़की भी आई होती है और वो उसका पीछा कर रही होती है और उसे देख रही होती है। वो इसको देख के अपने मन में बोल रही होती है कि वो कितना ज्यादा मेहनती है, पूरे दिन बिना किसी ब्रेक लिए वो ये सब कैसे कर लेता है। इसमें आज कोई आश्चर्य नहीं कि आखिर मेरे फादर ने क्यों इसके लिए लॉयल्टी की कसम खाई है। एक ऐसा बच्चा जो कि मेरे सिमिलर एज का है, लेकिन वो कुछ कोई ऐसा है जिसने कि मुझसे बिल्कुल अलग ही चीजें सीख रखी है। मुझे आश्चर्य है कि वो
किस तरीके का इंसान है, आखिर में दोबारा कैसे फ्रेंड्स बना सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो अपना स्वॉर्ड प्रैक्टिस करना चालू कर देती है और वो अपने मन में बोल रही थी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो इससे पहले मेरे कोई फ्रेंड्स थे भी नहीं। हाँ, ये थोड़ा सेंसिटिव बनाता है क्योंकि मैंने अपने अब तक की ज़िंदगी को मार्शल आर्ट सीखने में ही लगा दिया है। मैं हमेशा प्रिटेंड करती थी कि मेरे पास फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं हमेशा अकेले ही मज़े करने की कोशिश करती थी। मैंने अपना पूरा जीवन अपने पिता के सामने सभी बेटी की तरह व्यवहार करते हुए बिताया है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि मैं बस बहुत ही ज़्यादा अकेली हूँ और केवल दिखावा करती हूँ। इधर वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो चुकी होती है और इधर जिन अपने प्रैक्टिस में लगा हुआ होता है। सीधे रूप से हमें क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन उबासी ले रहा होता है और बोल रहा होता है कि ऑलराइट, अगर मैंने यहाँ पे अपना मॉर्निंग का रूटीन फिनिश कर लिया है, तो फिर क्या मेरे को यहाँ पे थोड़ा-सा घूम लेना चाहिए? तभी हम देखते हैं क्लिनिक वर्कर को जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि इधर की तरफ आओ, मेरे को फ़ॉलो करो। हम देखते हैं कि ये फैंटम आर्चर होते हैं, जिन भी उन्हें देख के हैरान हो जाता है और बोलता है क्या फैंटम आर्चर? क्या वो इतने ज़्यादा मेडिकल हर्ब्स को अकेले ही कैरी कर रहे हैं? वो अपने आप को काम करने में कुछ ज़्यादा पुश कर रहे हैं, जिससे कि उनकी बॉडी भी जवाब दे सकती है। उन सभी लोगों को तो थोड़ा तो इंतज़ार करना चाहिए था जब तक कि उसकी डॉटर पूरी तरह रिकवर नहीं हो जाती। सच में मास्टर बहुत ही ज़्यादा मर्सीलेस है। लेकिन हम इधर फैंटम आर्चर की तरफ देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होता है अपने काम को लेके। इधर जिन अपने मन में सोच रहा होता है कि बाप यहाँ पे स्लेव का काम कर रहा है और वो बेटी अपने पूरे दिन रिकवरी में लगी रहती है। सच में क्या ही पीसफुल फादर एंड डॉटर की जोड़ी है। सीन शिफ्ट होता है, इधर हम देखते हैं वांग की तरफ जहाँ पे जिन भी आया होता है, जिसे देख के वो हैरान हो जाती है और बोलती है कि लॉर्ड सेवियर आप। इधर जिन उसे बोलता है कि अरे चलो भी ये अपनी फॉर्मेलिटीज छोड़ो, तुम नॉर्मली मेरे से बात कर सकती हो। वो बोलते कि नहीं, मैं अपने सेवियर के सामने ऐसे कैसे बात कर सकती हूँ। इधर जिन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये मेरे को और भी ज्यादा ऑकवर्ड फील करा रही है। यहाँ हम दोनों सेम एज की ही हैं, तो क्या ये इन सभी फालतू की फॉर्मेलिटीज को छोड़ नहीं सकती? तभी वो उसके सामने ड्रिंक आगे करते हुए बोलता है, क्या तुम इसे पीना पसंद करोगी? ये एक ऐसे तरीके का चाय है जो कि तुम्हारे बॉडी की एनर्जी को दोबारा वापस ला देगा। वो भी उसे लेते हुए बोलती है कि ओ हाँ, आपका शुक्रिया। इधर वो अपने मन में बोल रहा होता है कि गौशन की बहन मेरे को लिटिल ब्रदर बोलती है और लिटिल चोरना मेरे को बिग ब्रदर बोलती है। देखो भाई लोग, मेरे को नहीं पता क्या के लिए किसका किसका नाम लिए जा रहा है, बस मैं कहानी में आगे बढ़ते जा रहा हूँ। और देखो यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है, केवल ट्रांसलेटर की गलती है। तभी जिन अपने मन में बोलता है कि अब मेरे को आश्चर्य है कि क्या गाक्योन वांग मेरे को क्या कह के बुलाएगी। तभी जिन वांग से बोलता है, तो फिर मिस वांग आखिर मेरे को किस तरीके से ट्रीट करेंगी? और वैसे मैं यही प्रीफर करूंगा कि आप मेरे से ज्यादा फॉर्मल होकर बात ना करें। इधर उसका भी चेहरा लाल हो चुका होता है। इधर वो चाय की ग्लास को नीचे रखते हुए अपने मन में सोच रही होती है, क्या मेरे को उसे बोल देना चाहिए, क्या मेरे को अपने विश के बारे में उसे बता देना चाहिए। तभी वो बोलती है कि एक फ्रेंड। जिन बोलता है क्या? वो बोलती है कैसा हो कि हम दोनों एक फ्रेंड बन जाए। वही बोलता है कि एक फ्रेंड। इधर वो अपने मन ही मन में बहुत ही ज्यादा लाल पीली हो रही होती है और बोल रही होती है सच में बहुत ही ज्यादा कठिन है, लेकिन मैंने इसे कर ही दिया। इधर जिन भी राजी हो चुका होता है, तभी वांगू से बोलती है प्लीज इस बात को मेरे फादर से सीक्रेट ही रखना, मैं हमेशा से यही चाहती थी कि कोई मेरा एक फ्रेंड हो। इधर जिनपी उसके बातों से हैरान हो जाता है और बोलता है तो इसका मतलब क्या तुम्हारे अब तक कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे? वो अपने मन में बोल रहा होता है कि आखिर इसका फेस इतना ज्यादा रेड क्यों हो गया है। वो उसे बताती है कि एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे फादर कांगो में अकेले घूम रहे थे, तो फिर वैसा कभी भी इन्वायरमेंट क्रिएट ही नहीं हुआ जिसमें कि मैं किसी को अपना फ्रेंड बना पाऊँ। मैं हमेशा अपने आइडेंटिटी को छुपाती रहती थी और उससे भी ज्यादा मैं हर रोज अपने आर्चरी को लेके प्रैक्टिस करने में लगी रहती थी। इधर जिन अपने मन में सोच रहा होता है सच में ये पूरे समय तक अभी तक अकेली रही है, ये पूरी तरह उस फैंटम मार्शल की गलती है। तभी जिन अपना हाथ बढ़ाते हुए उससे बोलता है तो फिर चलो आज से हम फ्रेंड बन जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम मेरे से फॉर्मली बात नहीं करोगे, ठीक है? इधर भांग भी उसकी बातों से हैरान हो जाती है और बोलती है क्या सच में? तभी वो उससे हाथ मिला देती है और बोलती है कि ठीक है, लेकिन प्लीज इसके बारे में मेरे फादर से मत बताना। वो बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज को सीक्रेट रखूंगा, मैं ऐसे एक्ट करूंगा कि मैं तुम्हारे उन सभी फ्रेंड्स में एक दूसरा फ्रेंड हूँ। वो अपनी चमकती आंखों के साथ बोलती है कि नहीं, ये बात सच नहीं है, तुम मेरे सबसे ज्यादा स्पेशल हो और तुम हमेशा के लिए मेरे एक स्पेशल फ्रेंड रहोगे। जिन भी स्माइल करते हुए बोल रहा होता है कि अच्छा अच्छा ठीक है। इधर जिन अपने मन में बोल रहा होता है क्या कि क्यों वो बच्चे जो कि अपने एज से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, उनके दिल हमेशा टूटे हुए होते हैं। तभी जिन उससे बोलता है तो क्या तुम मेरे साथ बाहर चल के खेलना पसंद करोगे? वही बोलती है क्या सच में? जिन बोलता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं होगा अगर तुम एक दिन के लिए अपना रिकवरी टेक्निक परफॉर्म नहीं करती हो, तो मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे वेंस को चेक कर रखा है। वांग बोलती तो फिर आखिर हम कैसे खेलेंगे? जिन उससे बोलता है कि उससे पहले तुम अपने इनर क्यूआई का यूज नहीं कर सकती। वो भी बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं अभी पूरी तरह रिकवर्ड नहीं हुई हूँ। जिन बोलता है कि नहीं, बात वो नहीं है, अगर तुम फुली रिकवर भी हो जाती हो तो तुम्हें उसे यूज नहीं करना है। बताया जाता है कि टाइम गुजरता गया और वो छोटा बच्चा एक बड़ा बच्चा बन गया। इधर हम देखते हैं जिनको जो कि माउंटेन की तरफ बढ़ के ऊपर बैठ कर मेडिटेट कर रहा होता है। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है कि अब लगता है कि विंटर अब बहुत ही अच्छे तरीके से आने वाली है। ऐसा सोचना कि कुछ महीने पहले ही मैं इस वर्ल्ड में आया था और हमेशा मैं बिजी रहता गया, हर एक दिन बिजी रहता गया और मेरी डेली रूटीन मेरी हैबिट बन गई। मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया केवल कुछ महीनों में, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ये दुनिया 5 एलिमेंट्स और यिंग यांग से भरी हुई है। आगे प्रोसीजर बढ़ाने से पहले 5 एलिमेंटल टेक्निक्स को में आगे प्रोसीजर बढ़ाने से पहले 5 एलिमेंटल टेक्निक्स में महारत हासिल करने को प्राथमिकता देकर मैंने इस वर्ल्ड की एनर्जी से अपने जुड़ाव को और भी ज्यादा मैक्सिमाइज कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि उसे काले कलर के वेव्स महसूस होना चालू हो जाते हैं और उसे परेशानी देने लगते हैं। वो बोलता है कि आखिर ये क्या चीज है? वो बोलता है कि आखिर ये ब्लैक
ब्लैक मैटर क्या है जो कि पावरफुल क्यूआई एनर्जी एमिट कर रहा है। इसकी प्रचुर लेकिन रहस्यमयी आभा मेरे पूरे शरीर में कंपन पैदा कर रही है। तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है और वो जोर-जोर से हाँफना चालू कर देता है। वो अपने मन में बोलता है कि आखिर कौन था? आखिर वो कौन था जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल क्यूआई को एमिट कर रहा था? वो अपने इधर-उधर देखता है और बोलता है कि यहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैंने उस एनर्जी को सेंस किया था और वो यहीं कहीं से आ रही थी। कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हुई? तभी वो बोलता है कि हाँ, मेरे से गलती हुई होगी। आखिर मैं इतने खतरनाक ऑरा को कैसे सेंस कर सकता हूँ जबकि मैं केवल रूकी ही हूँ। इधर हम देखते हैं कि वो अपने क्लिनिक की तरफ जाना चालू कर देता है और बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे अपने मॉर्निंग के डेली सेशंस में 4 घंटे के लिए क्यूआई कल्टीवेशन करता हूँ। मेरी इनर क्यूआई अब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी है। 1000 ईयर पाइन बॉल मेडिसिन की एनर्जी कंप्लीटली मेरे बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो चुकी है और वो इनर क्यूआई के अंदर बदल चुकी है और मैं हर दिन अपनी इनर क्यूआई बढ़ाने के लिए हर दिन संभव प्रयास करता रहता हूँ और साथ ही साथ मैं हर दिन औषधीय जड़ी-बूटियाँ और मेडिकल बॉल्स खाता रहता हूँ जिससे मुझसे शक्ति मिलती है। क्योंकि मैं अपने एलिमेंटल टेक्निक के साथ-साथ अपने क्यूआई को भी कल्टीवेट कर रहा हूँ तो मेरा इनर क्यूआई सभी के इमेजिनेशन से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती रहती है। यहाँ पे मैंने 15 साल के वर्थ का इनर क्यूआई हासिल किया है, वो भी केवल आधे साल के अंदर। तो प्रैक्टिकली मैं क्या हूँ कॉन्गो के हर रीजन को सरपास कर चुका हूँ। अरे नहीं, अगर मैं इसके बारे में दोबारा सोचूँ, आज वो दिन है जिस दिन ऑफिशियली तौर पे मेरे को क्लिनिक के मेंबर के तौर पे घोषित किया जाएगा। सीन सिर्फ में क्लिनिक के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन भी खड़ा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है। तो फिर वो 4 मास्टर्स जो कि व्हाइट ड्रैगन क्लिनिक को कमांड करते हैं वो एक साथ गैदर हो चुके हैं एक जगह पे। तभी वो उसके पास आता है और उसे बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज मेरे को फॉलो करिए, आपका सीट यहाँ पे है। चूंकि आपने रिसेंटली क्लिनिक को ज्वाइन किया है तो आपको कोई डेजिग्नेटेड सीट नहीं मिला था, सॉरी मिला है। अगर ऑनेस्टली बोले तो आपने क्लिनिक की रिक्वायर्ड ट्रेनिंग को स्किप किया है। ये बहुत ही ज्यादा अनकन्वेंशनल है लेकिन यंग मास्टर आपने उस पेशेंट की जान बचाई है जिसे कि मास्टर भी नहीं बचा सकते थे। पेंटम आर्चर की डॉटर, यहाँ पे उसकी बात हो रही होती है और आपके उन अकॉम्प्लिशमेंट का भी थैंक्स और उसी के लिए यहाँ पे एक लॉन्ग कॉन्फ्रेंस होने वाला है और उसमें आपकी बात की जाएगी। इधर जिन भी बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है। इधर हम देखते हैं बहुत सारे लोग वहाँ पे आके बैठे हुए होते हैं जिन अपने मन में बोला होता है कि यार सच में यहाँ का एटमोस्फियर बहुत ही ज्यादा हैवी है। तभी हमें यहाँ पे कुछ लोगों के बारे में बताया जाता है जिसमें से पहले होते हैं एक्यूपेंचर मास्टर माप्योंग सा, दूसरे होते हैं स्ट्रेंथ मास्टर जुंगू डोगो, तीसरे नंबर पे कायरोप्रैक्टिक मास्टर दानहाजू। यहाँ पे कायरोप्रैक्टिक का मतलब वो डॉक्टर जो कि हड्डियों और मांसपेशियों का देखभाल करते हैं। अगर मैं तुम सभी को आसान भाषा में समझाऊं तो तुमने बहुत सारी रील्स देखी होंगी जिसमें कुछ डॉक्टर ऐसे होते होंगे जो कि किसी बंदे की हड्डी वड्डी को मतलब बजा रहे होंगे या फिर उसे ठीक कर रहे होंगे। और अगर तुम्हें ज्यादा जानकारी की जरूरत होगी तो तुम जाके सर्च भी कर सकते हो। चौथे नंबर पे हर्बल मेडिसिन मास्टर पागोक मैन को दिखाया जाता है। इधर पैगोक मैन जिन को हाई कर रहा होता है तभी जिन अपने मन में बोला होता है कि वो वही पर्सन है जो कि हमेशा मेरे को शहर से घुला हुआ बेल फ्लावर खिलाता था और ड्राई परसिमोस और भी दूसरे स्नैक्स। और भाई ये एक लेडी होती है, मैं कभी से एक मेल वाले टोन में बोल रहा था, वो यो बोलता है जिनसे वो तो तुम हर्बल मेडिसिन मास्टर से फेमिलियर हो है ना। उनके पास एक ग्रेट कैरेक्टर है और यहाँ तक कि उनकी कोई एनिमीज भी नहीं है, यहाँ तक कि क्लिनिक के अंदर भी नहीं। वो हर्बल मेडिसिन में एक्सपर्ट है, वो अपने कैलकुलेशन में बहुत ही ज्यादा तेज है और उनकी कनेक्शन पावरफुल लोगों के बीच है और इसी वजह से दूसरे हर्ब्स को उन्हें हासिल करने में आसानी हो जाती है जिससे जैसा कि दूसरे क्लिनिक्स ऐसा नहीं कर पाते हैं। वो भी उसकी बातों को सुन के स्माइल कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि दरवाजा खोलते हुए व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर एंटर कर जाते हैं। इधर सभी लोग उठ के उन्हें ग्रीट कर रहे होते हैं। इधर वो आके अपने हेड वाली सीट पे बैठ जाते हैं और वो फिर बोलते हैं कि तो फिर चलिए मीटिंग की शुरुआत कीजिए। तभी हम देखते हैं युवा को जो कि एक बड़ा सा कागज हाथ में लिए हुए आगे की तरफ आता है और बोलता है कि हमारे एजेंडा का पहला विषय मूरिम अलायंस द्वारा बैकअप के लिए किए गए अनुरोध से संबंधित है। हम हमेशा की तरह रिंग्स टूर्नामेंट को होस्ट करने वाले हैं। जिन भी कंफ्यूज होता है और बोलता है क्या रिंग्स टूर्नामेंट, हमें रिंग्स टूर्नामेंट के बारे में बताया जाता है जिसे राइजिंग स्टार फिनिक्स टूर्नामेंट कहा जाता है जो कि मूरिम अलायंस द्वारा होस्ट किया जाता है। इसमें गैदर किया जाता है सभी सेक्स के लोगों को जो कि एक दूसरे से इस बार कर सके। व्हाइट ड्रैगन उससे पूछते हैं क्या कि टूर्नामेंट का पैमाना कैसा है। योम से बोलता है कि ये लास्ट ईयर की जैसे ही सिमिलर है। तभी यहाँ पे एक्यूपंचर वाले मास्टर बोलते हैं कि आखिर कैसा हो कि यहाँ पे हर्बल मेडिसिन डिपार्टमेंट हमारी इसमें मदद करे। ऐसा लग रहा है कि हमारे पास लोगों की कमी होने वाली है। फिर मेडिसिन डिपार्टमेंट की हेड बोलती है कि मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि हमारे कई लोग भी इसमें कथित तौर पे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तभी वो बोलता है कि तो फिर कायरोप्रैक्टिक मास्टर आखिर आपके बारे में क्या। तभी एक बंदा बोलता है कि ठीक है, आपको जितने लोगों की जरूरत होगी आप उतने ले लीजिए, हम कम से कम मरीजों को स्थानांतरित करने में तो मदद कर ही सकते हैं। और यहाँ पे नरेटर की वॉइस बीच में आके बताती है कि इसी तरीके से मीटिंग चलती रही और बताया जाता है कि जैसे जैसे एजेंडा के ऊपर बात खत्म होती गई वैसे वैसे इंपॉर्टेंट इशू धीरे धीरे ऊपर होते गए। तभी वो बोलता है कि अब नेक्स्ट एजेंडा मास्टर जिन के रिगार्डिंग
मीटिंग है। यहाँ पे चारों के चारों डिपार्टमेंट के हेड पूरी तरह सीरियस हो जाते हैं इस बात को सुन के। तभी मास्टर उसके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं तो फिर चलो मैं इस चीज को स्टार्ट करता हूँ। जिन भी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या यहाँ पे मास्टर पहले बोलने वाले हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, मतलब व्हाइट ड्रैगन बोलते हैं कि जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारा क्लिनिक जैगल क्लिनिक के तौर पे ओरिजिनेट हुआ है और यहाँ पे जैगल क्लैन के लिए एक और सक्सेसर आ जाता है, तो फिर हम अपने जैगल क्लिनिक के नाम को बचाए रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल अपने ब्लड रिलेटेड में मैं ही इकलौता बचा हुआ हूँ मास्टर। अगर यहाँ पे 4 मास्टर्स ने मदद नहीं की होती जो कि जैगल क्लिनिक की शुरुआत से यहाँ पे है, तो फिर व्हाइट ड्रैगन क्लिनिक आज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर यहाँ पे सभी का हार्ड वर्क नहीं होता तो मैं शायद यहाँ पे आज जिंदा भी नहीं होता। और जब मैं पीछे मुड़ के कुछ देखने के लिए समय निकालता हूँ तो मुझे इस बात के बारे में सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि मुझे क्लिनिक के भविष्य पे भी विचार करना चाहिए। और इसी वजह से मैंने एक डिसाइपल को एक्सेप्ट किया। वो बहुत ही ज्यादा क्लेवर है और वो एक ऐसे मेडिकल नॉलेज को पोजेस किए हुए है जो कि कम्प्लीटली हमारे वाले से अलग है। मैंने आज आप सभी को यहाँ पे विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित किया है क्योंकि मेरा मानना है कि उस बच्चे के पास मौजूदा मेडिकल नॉलेज की गहराई इतनी पर्याप्त है कि उसके इर्द गिर्द एक नया डिवीजन बनाया जा सकता है। और इसीलिए मैं आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी अपने माइंड को चेंज करिए। तभी एक्यूपंक्चर डिपार्टमेंट के हेड बोलते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि गुरु को अपने शिष्य की चुनाव बुद्धिमानी से करना चाहिए और शिष्य को अपने गुरु के सेवा के प्रति समर्पित होना चाहिए। मैं आपके नजरिए को रिकॉग्नाइज और रिस्पेक्ट करता हूँ और इसके द्वारा की गई उस बच्ची के ट्रीटमेंट को एक्नॉलेज करता हूँ। अब वो फॉरन फैंटम आर्चर की डॉटर बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्या आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही यंग है? हालांकि उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन वो पूरी तरह वेरीफाइड नहीं है। हम अपने पेशेंट्स के लाइफ को लेकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और रेकलेसली अनवेरीफाइड ट्रीटमेंट्स को हम उन पे यूज नहीं करते। और मेरा ओपिनियन ये है कि हम एक नया डिवीजन तब क्रिएट करें जब हम यंग मास्टर के टेक्निक्स को केयरफुली वेरीफाई कर लें। इधर जिन भी उन्हीं को देखे जा रहा होता है और अपने मन में बोलता है कि 1% डिपार्टमेंट के हेड के नजरिए से ये बात भी सही ही है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी है क्योंकि यहाँ पे किसी को नहीं पता कि आखिर कितना समय लगने वाला है मेरी मेडिकल टेक्निक्स को वेरीफाई होने में। तब तक मास्टर की बॉडी उन्हें संभाल नहीं पाएगी। तभी कायरोप्रैक्टिक डिपार्टमेंट का हेड बापू राव बनते हुए बोलता है कि अरे हाँ बाबा, ये भी एक बड़ा समस्या है। मैंने इससे पहले ना ही इस टेक्निक के बारे में कभी सुना है और ना ही कभी देखा है, और साथ ही साथ 3 ग्रेट टेक्निक्स भी इस तरीके की टेक्निक्स का यूज नहीं करते। मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। यंग मास्टर के आइडेंटिटी को लेके मेरे को थोड़ा संदेह है, मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि यंग मास्टर की आइडेंटिटी को लेके संदेह होना स्वाभाविक है। इधर व्हाइट ड्रैगन, योहो और जिन भी सभी के बातों को सुने जा रहे होते हैं। वो अपने मन में बोल रहा था कि मैं बस इसी की इंतजार कर रहा था कि आखिर ये इस मुद्दे को कब उठाएंगे। वेल, मेरे को ये थोड़ा अजीब लगा है। तभी योहो उसके पास आता है और बोलता है चलो फिर इस संबंध में मैं उसकी सिफारिश करता हूँ। वो बंदा भी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या जनरल योहो, यहाँ पे आप सिफारिश करने वाले हो? योहो बोलता है कि हाँ, हमने हर तरीके से उसकी पहचान को खंगाल लिया है और उसकी पहचान पूरी तरह क्लियर है। उसका ट्रू इंटेंशन मास्टर को हार्म करना नहीं है। इधर जिन भी उसे अपना पक्ष लेते हुए देख बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है। इधर योहो के इस बात बोलने के बाद सभी डिपार्टमेंट्स के हेड चुप हो जाते हैं। तभी वो कायरोप्रैक्टिक डिपार्टमेंट का हेड बोलता है अच्छा तो फिर ठीक है, अगर जनरल योहो ऐसा बोलते हैं तो फिर मैं भी ये मान लेता हूँ। अब इससे आगे मैं यंग मास्टर की आइडेंटिटी के बारे में और भी क्वेश्चन नहीं करूंगा। और भाई साहब, यहाँ पे योहो के सामने सबकी बोलती बंद हो चुकी होती है। जिसे देखिए जिन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है और बोलता है कि एक सेकंड रुको, आखिर ये क्या हो रहा है? योहो के केवल इतना बोलने से सब कोई इस बात को ऐसे ही जाने दे रहे हैं। सच में मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये बंदा है कौन। तो ये हमें नरेटर बताता है कि योहो के जिन चौनी को लेकर सिफारिश करने के बाद पूरा कॉन्फ्रेंस का एटमोस्फियर रिलैक्स हो गया और डिस्कशन ऐसे ही थोड़े समय तक कंटिन्यू रहा। और जो एक्यूपंक्चर डिपार्टमेंट के हेड थे जो कि कभी से अपोज किए जा रहे थे, वो भी फाइनली उन्होंने भी हार मान लिया। तो ये व्हाइट ड्रैगन बोलते हैं तो फिर ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फाइनल डिसीजन को बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट होगा और डिपार्टमेंट के हेड जिन चौनी अपने नॉलेज के बेस पे पुस्तकें लिखेंगे और क्लिनिक के लोगों को एजुकेट करेंगे और सभी के प्रोग्रेस को वेरीफाई करेंगे। तभी वो सभी डिपार्टमेंट के हेड्स भी खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम आपकी कमांड को फॉलो करेंगे। तो इसी शिफ्ट हम देखते हैं जिन चौनी जा रहा होता है। तभी व्हाइट ड्रैगन उसे बुलाते हैं और अचानक से जिन उनके पास आ चुका होता है और बोलता है कि हाँ मास्टर बोलिए। व्हाइट ड्रैगन उससे बोलते हैं कि आखिर तो क्लिनिक तुम्हारे लिए क्या है? क्लिनिक, वो भी अपने मन में बोलता है क्या क्लिनिक? ये सच में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वो बोलते कि हाँ मुझे पता है कि इतना ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ जब तुम हमारे क्लिनिक को ज्वाइन किए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे तुमने रहते हुए बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया और तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम्हारे लिए क्लिनिक क्या है? जिन भी अपने मन में बोलता है क्लिनिक, वो भी मेरे लिए। वो थोड़ी देर उसके बारे में सोचता है और बोलता है क्लिनिक मेरे लिए एक रिवर में बने हुए छोटे से घर जैसा है। वो भी उसकी बातों से समझ नहीं पाते और बोलते हैं क्या ये कोई माउंटेन या फिर कोई ओशन नहीं है, बस केवल एक नदी के ऊपर एक छोटा सा घर है। और सॉरी भाई लोग, मैं कभी से नदी के किनारे मतलब नदी के ऊपर एक बना घर बोल रहा था, बल्कि नदी के किनारे एक बना घर है। तो ये व्हाइट ड्रैगन बोलते हैं नदी के किनारे एक बना घर, क्या ये वही नदी के किनारे बना घर है जिसमें वाटर बैंडिट्स रहते हैं? तभी जिन बोलता है
यदि हम किसी व्यक्ति की जीवन की तुलना पानी से करें तो क्या हम पहाड़ों से जन्म लेकर समुद्र में वापस नहीं लौटेंगे और फिर वही सागर बारिश में बदल जाएगा और फिर पहाड़ों पर वापस गिरेगा। नदी इन दोनों के बीच में है और वो इविल बैंडिट्स जो कि इस पानी के प्रवाह को रोकते हैं। तभी व्हाइट ड्रैगन बोलता है और क्लिनिक वो जगह है जहाँ पर पानी के उस प्रवाह को रोकने वाले लोग इकट्ठा होते हैं, है ना। और भाई लोग ये ऐसे ही उल बातें किए जा रहा होता है और अगर मैं इसे ट्रांसलेट करने जाऊँ तो मेरे कद्दू का फटके भरता बन जाएगा। फिर हम देखते हैं व्हाइट ड्रैगन को जो कि उस कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं अगर तुम इस क्लिनिक को एक रिवर हट से कंसीडर करते हो तो फिर तुम इसके अंदर डिपार्टमेंट के लीडर के रूप में सभी बैंडिट्स के लीडर हो। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि आगे चीजें और भी ज्यादा कठिन होने वाली है। जिन बोलता है कि हाँ आप सही है, मैं बेयरली उस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांस ले पा रहा था। व्हाइट ड्रैगन बोलते हैं कि हाँ ये सही है और आगे भी ऐसा ही होने वाला है। एक डॉक्टर को अपने पेशेंट को लेकर ही चिंतित रहना चाहिए, लेकिन ये काम क्लिनिक के लीडर के लिए नहीं है। क्लिनिक के लीडर को अपने क्लिनिक के सभी सदस्यों के बारे में चिंता करना होगा और इसी चीज को लेकर सभी हेड्स बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है। हालांकि वो इसे ओपनली शो नहीं कर रहे थे अपने प्राइड की वजह से। तुम्हें बहुत सारी चीजें जनरल यूहो से सीखनी है अगर तुम यहाँ पे सर कहला के एड्रेस किया जाना चाहते हो, ना कि बल्कि यंग मास्टर द्वारा, तो तुम्हें इसके लिए हार्ड वर्क करना होगा। वही बोलता है कि ठीक है मास्टर। इधर व्हाइट ड्रैगन अपने मन में सोच रहे होते हैं क्या कि कितना ही ज्यादा भारी होगा एक लीडर, क्लिनिक के लीडर के तौर पे इस भार को संभालना। शेष हम देखते हैं जिनको जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और बोलता है स्लीप टाइम, ट्रेनिंग टाइम और ये मेडिकल बुक लिखने का टाइम, जिससे कि एक न्यू डिपार्टमेंट को फॉर्म किया जाएगा। 10 बॉडीज काफी नहीं होने वाली इन सभी चीजों को संभालने के लिए और अभी से ये समय के विरुद्ध एक जंग के जैसा होने वाला है। तो ये बोलता है अरे हाँ मेरे को अपने मास्टर से भी नॉलेज को शेयर करना है तो उसके लिए भी मेरे को टाइम निकालना पड़ेगा। सच में कितना ही ज्यादा बिजी शेड्यूल है। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि एटलीस्ट मेरे पास यहाँ पे एक पेंसिल है। ये बहुत ही ज्यादा फास्ट और कन्वीनियंट है उन सभी ब्रशेस से जो कि सभी लोग यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे मेरे को इंक चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है तो फिर मैं लगातार इसे लिखते रह सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। हालांकि ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। मेरे नॉलेज मोस्टली फॉरेन वर्ड्स के ऊपर बेस्ड है। अब तुम्हें बताओ अगर तुम किसी अनपढ़ इंसान को बताने लगो कि क्लोरोफिल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब क्या होती है और धरती गोल है, खिचड़ी है, तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगेगी। मतलब उस चीज को उसे बताने में तुम्हें बहुत ही ज्यादा हार्डशिप फेस करना पड़ेगा। बता तो तुम दोगे ही उसे। जिनके साथ भी ऐसा ही है कुछ। वो बोल रहा था कि ये आसान नहीं होने वाला उन सभी वर्ड को यहाँ के लोगों के हिसाब से ट्रांसलेट करना। यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे हैं जिन्हें की रिप्लेस नहीं किया जा सकता। वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही लिखना होगा, लेकिन यहाँ पे मैं सब कुछ करूंगा जो कि मुझसे हो सके। तभी कुछ दिनों बाद का सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें क्लिनिक डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है। हम देखते हैं योहो को जो कि जिन को तैयार कर रहा होता है। वो उससे बोलता है कि एक डिपार्टमेंट के हेड के तौर पे तुम्हारा ये फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, पब्लिक ट्रेनिंग सेशन। यहाँ पे मास्टर और स्ट्रेंथ मास्टर तुम्हें देखने के लिए आएंगे। यंग मास्टर तुम्हें यहाँ पे बेहतर करके दिखाना होगा। जिन बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो वो मुझे ठीक वैसे ही सिखाने की कोशिश करेंगे जैसे कि मैंने की थी। मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ मास्टर का यही एक उद्देश्य है। यो बोलता है सच में तुम बातों को जल्दी समझ लेते हो। तुम्हें ये अंदाजा भी नहीं है कि वो मास्टर तुम्हें कितनी शिद्दत से चाहते हैं। वो सभी एक भूखे चींटे के समान है और तुम उनके सामने एक शहद। और इन दोनों मास्टर्स को लेकर बहुत सारी बातें चलती रहती है जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती। इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि इसे स्किप कर दूं। लास्ट में यूहो से बोलता है सच में तुम अपने मास्टर के जैसे ही हो, तुम दोनों एक जैसी ही बातें करते हो। हालांकि ये रिलीफ की बात है कि तुम्हें ये प्लेस पसंद है। जिन बोलता है अच्छा तो क्या मास्टर ने भी ऐसी बात बोली थी। यूहो बोलता है कि हाँ उन्होंने बोला था कि केवल यही एक प्लेस है जिसे कि वो पसंद करते हैं मार्शल आर्ट वर्ल्ड में। जिन बोलता है अच्छा ऐसी बात है। वो अपने मन में बोलता है कि जो चीज मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ वो मास्टर से बिल्कुल अपोजिट है। तभी वो यूहो से बोलता है कि आखिर मेरे को ऐसे कब तक खड़े रहना होगा, इतना ज्यादा चिंता मत करो, कैसे ना कैसे तो इस क्लोथ में टिंकल्स तो पड़ ही जाएंगे। यो बोलता है कि हाँ तुम सही हो, लेकिन किसी हाई अप्स को बहुत ही अच्छे तरीके से केयर किया जाता है। तभी जिन किसी को देख के हैरान रहता है और ये होते हैं उसके मास्टर और स्ट्रेंथ मास्टर। तभी हम देखते हैं इधर ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जहाँ पे जिन किसी चीज के ऊपर बैलेंस बना के खड़ा होता है और यो ठीक उसके सामने होता है और दोनों मास्टर लगातार उन्हें देखे जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यो को जो कि अपने हाथ में कुछ स्टोन जैसा लिए हुए होता है और डायरेक्ट जिन की तरफ थ्रो कर देता है। जिन भी बहुत ही ज्यादा आसानी से उन सभी आ रहे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। तभी अचानक से यो दोबारा उस अटैक के ऊपर अटैक कर देता है। जिसे देखिए वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। मतलब जिन हैरान हो जाता है, बोल रहा होता है कि वो उससे पहले से भी तेजी से थ्रो कर रहा है। क्या सच में वो मेरे साथ सीरियस हो रहा है। तभी हम देखते हैं कुछ देर बाद उन दोनों की फाइट खत्म हो जाती है और दोनों मास्टर उन सबके परफॉर्मेंस को देख के क्लैप कर रहे होते हैं। इधर स्ट्रेंथ मास्टर भी जिनकी तारीफ कर रहे होते हैं। जिन बोल रहा होता है कि मैं थोड़ा नर्वस हो चुका था। इधर वो स्ट्रेंथ मास्टर भी हैरान होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि हालांकि वो 3 पार्ट स्ट्राइक टेक्निक यूज कर रहा था लेकिन वो इफर्टलेसली उन सभी अटैक्स को अवॉइड कर पा रहा था। क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या कुछ महीनों के टेक्निक के बेस पे। वो व्हाइट ड्रैगन से बोल रहा होता है कि सच में मेरे को भरोसा नहीं था आपके बातों के ऊपर जब तक कि मैंने अपने को क्या आंखों से इसे देख नहीं लिया। मुझे सच में भरोसा नहीं हुआ कि इसकी इनर फाउंडेशन मार्शल आर्ट टेक्निक के लिए इतनी ज्यादा ग्रेट है। तो व्हाइट ड्रैगन उसे बोलते हैं कि इसके पास बड़ी मुश्किल से इतनी इनर फाउंडेशन है
जिससे कि वो इस टेक्निक को सीख पाया। तभी स्ट्रेंथ मास्टर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं तो फिर आखिर कैसे हुआ। व्हाइट ड्रैगन बोलते हैं कि मैं एडमिट करता हूँ कि मार्शल आर्ट सीखने के एक्सपर्ट के तौर पे इनर क्यूआई बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और इसी कारण की वजह से कई प्रमुख फैमिलीज अपना ध्यान अपने इनर फाउंडेशन को मजबूत करने पे केंद्रित करते हैं। स्ट्रेंथ मास्टर बोलते हैं कि अच्छा तो आप कहना चाहते हैं कि वो जिस तरीके से कर रहे हैं वो गलत है। व्हाइट ड्रैगन बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल मार्शल आर्ट के लिए किसी व्यक्ति की इंटरनल फाउंडेशन जितनी मजबूत होती है उसके लिए फैमिली के सीक्रेट टेक्निक्स में महारत हासिल करना उतना ही ज्यादा आसान होता है और इसी वजह से इसके अपने अलग ही एडवांटेजेस है। हालांकि इस तरीके का इनर फाउंडेशन केवल मार्शल आर्ट का एक सिंगल पार्ट है और इस बच्चे ने अपने शरीर को दूसरों की तुलना में कई अधिक मेहनत से ट्रेन किया है। वो स्पेशली अपने लोअर बॉडी को ट्रेन करने में फोकस करता है। इधर व्हाइट ड्रैगन उसके सर पे हाथ रखते हुए बोल रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम अब अच्छे तरीके से 3 पार्ट स्टाइल टेक्निक में आगे बढ़ना चालू कर दिए हो। जिन भी हंसते हुए उससे बोल रहा होता है कि मास्टर मुझे खुशी हुई कि आपको ऐसा लगता है। व्हाइट ड्रैगन बोलते हैं अच्छा लगता है कि अब तुम मिस्टिफाइंग स्टाइल टेक्निक सीखने के लिए रेडी हो चुके हो और वो सीखने का प्रोसेस तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा कठिन होने वाला है जिसे कि तुमने आज तक कभी इनकाउंटर नहीं किया होगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो? वो भी भोली नजरों से उसकी तरफ देखता है और बोलता है मास्टर आखिर ये मिस्टिफाइंग स्टाइल टेक्निक क्या होता है? वो अपने मन में बोलता है वैसे तो मेरे को पता है उस नॉवल से कि आखिर ये क्या होता है, लेकिन मेरे लिए जरूरी है कि मैं थोड़ा डम एक्ट करूं कि जैसे कि मेरे को पता ही नहीं है। मास्टर बोलते हैं कि ये 3 पार्ट स्टाइल टेक्निक का नेक्स्ट पार्ट है। 3 पार्ट स्टाइल टेक्निक का यूज करते हुए तुम केवल 3 अटैक्स को अवॉइड कर सकते हो जो तुम्हारी तरफ आ रहे होंगे, वो भी डिफरेंट डायरेक्शन है। लेकिन मिस्टिफाइंग स्टाइल टेक्निक का यूज करते हुए तुम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, वो भी अनप्रिडिक्टेबल वे में। और अगर तुम स्टाइल टेक्निक्स के डाइवर्सिफिकेशन को मास्टर कर लेते हो तो तुम्हें दूसरे स्टेप्स पे आगे बढ़ना होगा। जिन उससे पूछता है कि मास्टर आखिर मिस्टिफाइंग स्टाइल टेक्निक के बाद क्या आता है? मास्टर बोलते हैं कि अगर तुम मिस्टिफाइंग स्टाइल टेक्निक का यूज करते हुए 12 डिफरेंट पार्ट्स में मूव कर लेते हो तो फिर वो मिस्टिफाइंग स्टाइल टेक्निक ऑफ 1000 क्यूआई बन जाएगा। ये एक सीक्रेट आर्ट है और इसे लॉस्ट हेवनली आर्ट की तरह कंसीडर किया जाता है और वैसे ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। मिस्टिफाइंग स्टाइल टेक्निक को राइवल करने वाले कोई दूसरे भी टेक्निक्स एग्जिस्ट करते हो, वो भी अपने मन में सोचता है कि हाँ ये सही है क्योंकि मिस्टिफाइंग स्टाइल टेक्निक इस वर्ल्ड में सबसे ग्रेटेड स्टाइल टेक्निक है। हालांकि यह कहा जा सकता है कि मिस्टिफाइंग स्टाइल टेक्निक में महारत हासिल करना जो 1000 मिस्टिफाइंग स्टाइल टेक्निक के लिए एक ब्रिज का काम करती है, ये बहुत ही ज्यादा कठिन है। तभी जिन उससे बोलता है कि मास्टर क्या मैं नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ने से 3 पार्ट स्टाइल टेक्निक को और प्रैक्टिस कर सकता हूँ? इधर ये स्टूडेंट डिपार्टमेंट का हेड अपने मन में सोच रहा होता है ये कितना अजीब है। यूजुअली अगर यहाँ पे दूसरे मार्शल आर्ट डिसाइपल होते तो नेक्स्ट स्टेप के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावले होते हैं। मास्टर बोलते हैं क्या 3 पार्ट स्टाइल टेक्निक तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है? जिन बोलता है कि हाँ मैं उससे जितना ही ज्यादा सीखता जा रहा हूँ वो मेरे लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट लगता जा रहा है और वैसे भी मेरे को लगता है कि 3 पार्ट स्टाइल टेक्निक को और भी ज्यादा अच्छे से सीखना चाहिए मिस्टिफाइंग स्टाइल टेक्निक के ऊपर बढ़ने से पहले। वो अपने मन में बोलता है कि अगर मैं 3 पार्ट स्टाइल टेक्निक को अच्छे से सीख नहीं पाता हूँ तो मिस्टिफाइंग स्टाइल टेक्निक के पहुंचने के लिए मेरे को बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा। उसके मास्टर भी बोलते हैं कि ये तो फिर ठीक है, वैसे भी इतना रश करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तुम्हें लगे कि तुम रेडी हो तो हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो फिर चलो हम अब आराम कर लेते हैं। सीन शिफ्ट हम देखते हैं जिनको जो कि अकेले आके कहीं पे प्रैक्टिस कर रहा होता है। इधर वो अपने मन में बोल रहा होता है कि 3 पार्ट स्टाइल टेक्निक के फर्स्ट एनलाइटमेंट को हासिल करने के बाद ज्यादा समय नहीं लगा मेरे को सेकंड एनलाइटमेंट हासिल करने में। हालांकि अब ये थर्ड एनलाइटमेंट को हासिल करने में बहुत ही ज्यादा समय लगने वाला है जितना कि फर्स्ट और सेकंड को मिला के भी नहीं लगा था। एटलीस्ट उस मूवी नॉवल में तो ऐसा ही कुछ लिखा गया था। हालांकि इन सभी टेक्निक्स के पीछे भी कुछ हिडन इंपॉर्टेंट अलाइटमेंट्स छिपे हुए हैं जिसके अपने ही रीजन हैं। अगर यहाँ पे फैंटम आर्चर के केस के बारे में बात करें तो उनको अलाइटमेंट निहिलिटी से प्राप्त हुआ है। अब देखो भाई लोग, यहाँ पे निहिलिटी का मतलब नॉन एग्जिस्टेंस भी हो सकता है और नथिंगनेस भी हो सकता है नहीं होता है। वो अपने मन में बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि एनलाइटमेंट कहाँ से हासिल हो और कैसे हासिल हो, भले ही वो छोटा हो या फिर इनसिग्निफिकेंट हो। इस दुनिया में इसके अंदर भी अकल्पनीय कारण समाहित हो सकते हैं। ये 3 पार्ट्स का नाम जो कि 3 पार्ट्स स्टाइल टेक्निक में दर्शाए जाते हैं उनका मतलब टेक्निक के 3 रास्तों को रिफर करने से नहीं है। आखिर किस प्रकार का एनलाइटमेंट इस टेक्निक में समाहित है और आखिर ये धर्म चक्र का आकार क्यों ले रहा है? ये धर्म चक्र बुद्धिज्म के व्हील ऑफ धर्मा को बोला जाता है और इसे इंडिया में ज्यादातर यूज किया जाता है, आप सभी लोगों को तो पता ही होगा। इधर हम देखते हैं कि उसके मूवमेंट की वजह से वहाँ पे एक चक्र जैसा मतलब कि सर्कल जैसा राउंड फिगर बन चुका होता है। वो अपने मन में बोल रहा होता है कि मेरे पैर विभिन्न रास्तों पर चलते हुए गोलाकार आकृति को बना रहे हैं और ये मंडारे के फूल की तरह खिला हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि भाई राइटर इंडियन कल्चर को बहुत ही ज्यादा फॉलो करता है। इधर वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपने सभी मूव्स को शो कर रहा होता है और बोलता है और ये अंत में आके खत्म होता है अनाथमन पे, जिसका मतलब यहाँ पे ढूंढने में दिख रहा है कि इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज अपने अथाई रूप पे बने नहीं रहता। और यहाँ पे कुछ और भी चीजें लिखी हुई हैं जो कि घुमा फिरा के लिखी हुई हैं जो कि ना तो मेरे को समझ में आएगा ना ही आपको समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं।
इधर हम देखते हैं जिनको जो कि अपने मेडिटेशन के फॉर्म में चला जा चुका होता है। उसने अपनी आँखों को बंद कर लिया होता है। वो बोलता है गोल्ड एसेंस मेरे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा और अर्थ एसेंस इसे प्रिजर्व करेगा और वुड एसेंस आसपास के सभी क्यूआई को एब्जॉर्ब करेगा और वाटर एसेंस सभी इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल फेंकेगा और फायर एसेंस उन सभी इम्प्योरिटीज को जला देगा। इधर वो पूरी तरह थक हार के बर्फ पे ही लेट चुका होता है। वो बहुत ही तेजी तेजी से सांस ले रहा होता है। तभी सिम शिफ्ट हम देखते हैं यहाँ पे योहो को जो कि हंसते हुए बोल रहा होता है क्या तुम्हें रियलाइज हो गया कि वो कितना ज्यादा मजा किया था। तुमने सोचा कि तुम अनप्रेडिक्टेबल स्नो ग्लाइडिंग को अचीव कर सकते हो। यहाँ पे जो इसने अजीब सा नाम लिया है उसका मतलब होता है कि ये बिना मतलब अपने पैरों का टेस्ट छोड़े या फिर बिना कोई प्रेजेंस छोड़े स्नो के ऊपर चल सकता है। फिर जिन भी उसे देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है बोलता है यो अब ना हंसना बंद करो। अब यो बोलता है ऐसा लगता है कि तुम अब वही 3 पार्ट स्ट्राइक टेक्निक को केवल स्नो पे प्रैक्टिस किए जा रहे थे। मुझे आज भी उन क्लिनिक्स के डिसाइपल के हैरान चेहरे साफ साफ याद है। यंग मास्टर तुमने तो इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा बवाल मचाया था कि तुम्हें अनपियर्सनेबल स्नो ग्लाइडिंग आ चुका है। इधर जिन भी उसकी बातों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये बास्टर ये बहुत ही ज्यादा मजे ले रहा है। हमें बताया जाता है कि उस दिन के बाद जिन चियोनही को एक नया नियम मिल चुका था जो कि द यंग मास्टर ऑफ अनपियर्सिएबल स्नो ग्लाइडिंग था। वह क्या ही फालतू सा नाम है। तो तभी सीन से होता है हम देखते हैं जिन और यो को जो कि एक रूम में खड़े होते हैं और कुछ बातों पे डिस्कस कर रहे होते हैं। यो बोल रहा होता है अच्छा तो इसका सिर्फ ऐसे है। जिन बोलता है कि हाँ आखिर तुम इतना अच्छे कैसे हो इसे ड्रॉ करने में, उस पार्ट को थोड़ा छोटा सा बनाओ। यो बोलता है क्या ये ठीक रहेगा। इधर जिन अपने मन में बोलता है कि मेडिकल रिकॉर्ड्स के बुक्स को बनाने के काम भी प्रोग्रेस में है। यहाँ तक कि इस काम में मास्टर ने बहुत जगहों पे मेरी मदद की है और साथ ही साथ ये बोलते हुए उसे योहो को समझा भी रहा होता है और बोलता है अब यहाँ पे केवल मैं ही हूँ जो कि इसे एक फिनिशिंग टच दे सकता है। उन सभी डायग्राम को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है जिसे कि योहो ने बनाया होता है। वो बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसे एक ब्रश का इस्तेमाल करते हुए इतना सटीक और इतना पतला ड्रॉ कर सकता है जबकि मैं उस पेंसिल का यूज करके भी ऐसा नहीं कर पाता था। तभी वो यूहो से बोलता है क्या यहाँ पे कुछ ऐसा भी चीज है जिसमें जनरल यूहो इनकेपेबल है। यूहो सैड होते हुए बोलता है कि हाँ मैं अपने मास्टर के लाइफ को सेव करने में इनकेपेबल हूँ। इधर जिन भी थोड़ा सैड होता है और बोलता है कि मैं भी इस शब्द के पीछे के मतलब को फील कर सकता हूँ। तभी वो उससे पूछता है कि मैंने नोटिस किया है कि तुम हमेशा मास्टर को लेकर बहुत ही ज्यादा लॉयल रहते हो, क्या इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है। तभी वो थोड़ा साइलेंट हो जाता है और बोलता है वेल मेरे को लगता है कि यंग मास्टर को इस बात के बारे में नहीं जानना चाहिए। एनीवेज यंग मास्टर तुम मार्शल आर्ट में क्वाइट टैलेंटेड हो। हालांकि तुम्हारी ट्रेंड बॉडी अभी 4 एलिमेंट्स को ही सीखने में कंपेटेबल है लेकिन तुमने पहले ही 5th एलिमेंट को भी एनलाइटमेंट कर लिया है जिसे कि फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं। जिन अपना मुंह बोलता है क्या ये फिर से टॉपिक को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। हाँ वैसे अगर मैं सोचूं तो ये हमेशा से ऐसा ही था। आखिर ये हमेशा टॉपिक को चेंज क्यों कर देता है जब भी मैं कुछ जानने की बात करता हूँ इसके बारे में। तभी वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है कि आखिर तुम अचानक से मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो। मैं तो बस उन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा क्यूरियस था। इधर वो अपने मन में बोल रहा होता है कि वो नोवेल में फोन फैंटम आर्चर की तरह कोई मेन विलन नहीं है। उस नोवेल में ये बंदा एक साइड करेक्टर के अलावा कुछ भी नहीं था और नेचुरली उस बुक में इस बंदे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं था। तभी वो बोलता है कि मेरे को लगता है कि यंग मास्टर मेरे में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है। क्या मेरे द्वारा दी गई तुम्हें मारने की धमकी तुम्हारे लिए काफी नहीं थी। मैंने तुम सुना है कि इस दुनिया में बहुत ही ऐसे लोग होते हैं जो कि मार खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। जिन भी थोड़ा हैरान होते हैं बोलता है आखिर ये बंदा मेरे को इस तरीके से कैसे देख सकता है। वो भी हंसते हुए बोलता है अब बस हो गया। अगर तुम भले ही मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकालने में कामयाब हो जाते हो लेकिन अब मैं इससे ज्यादा एक भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करने वाला। क्या तुम्हें थोड़ा सा रियलाइजेशन है कि आखिर तुम मेरे को कितना काम देते हो। अगर यहाँ पे 9 लोग भी मेरे काम करे तो ओवर वर्क के कारण कोलैप्स हो सकते हैं। इधर जिन अपने मन में बोल रहा होता है कि भले ही तुम ऐसा बोलो लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के मेरे को ऐसा नहीं लग रही कि तुम थोड़े से भी थके हुए हो। ये बंदा हमेशा से मेरे लिए एक मिस्टीरियस रहा है। पता नहीं आखिर ये इतना ज्यादा काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से लेके आता है। ये बंदा इस मुरीम वर्ल्ड का पहला नर्स होने के साथ साथ पूरी डिपार्टमेंट का मेडिकल मैनेजर भी है। सॉरी मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट का मैनेजर भी है जो कि लैब के असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन से इक्विवेलेंट है। एज वेल एज वो मेडिकल रिकॉर्ड बुक्स का भी इलस्ट्रेटर है और साथ ही साथ वो सभी मेडिकल इक्विपमेंट्स का भी देखभाल वही करता है। और बस केवल इतना ही नहीं उसका रियल जॉब एक जनरल का है और साथ ही साथ मेरे और मेरे मास्टर के असिस्टेंट के तौर पे भी है। तभी वो उसे घूरते हुए देखता है और बोलता है कि ये मत सोचना कि मैं इतनी आसानी से हार मान जाऊंगा। मैं अभी तक नहीं भुला हूँ कि आखिर तुमने क्या कहता जब मैं स्टेंट डिपार्टमेंट के हेड के सामने अपने टेक्निक को शोकेस कर रहा था। जिन बोलता है उससे कि यहाँ पे तुम्हें ज्यादा काम देने के लिए मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को जानने के बारे में कोशिश नहीं कर रहा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा था तब क्योंकि तुम और मास्टर बहुत लंबे समय से एक साथ काम कर रहे हो और इसीलिए मास्टर के डिसाइपल के तौर पे इन बातों को जानने की कोशिश कर रहा था। ये उससे बोलता है क्या तुम श्योर हो कि तुम मास्टर के डिसाइपल के तौर पे ही इतना ज्यादा क्यूरियस हो या फिर ये एक डॉक्टर के रूप में तुम्हारी क्यूरियोसिटी है।
जो कि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाना चाहता है। तभी जिन थोड़ा सीरियस होते हुए उससे बोल रहा था कि इन दोनों में से कोई कुछ भी नहीं। मैं बस इस बात को लेके आश्चर्य था क्योंकि हम दोनों बहुत ही लंबे समय से एक साथ काम कर रहे हैं। यो बोलता है, वेल मैं समझ सकता हूँ। अगर उस पेशेंट का इलाज करने में नाकाम रहने के बाद मैं तुम्हें जान से नहीं मारता तो हम निश्चित रूप से लंबे समय तक साथ रहकर काम कर सकते हैं, मतलब काम करते रहेंगे। जिन अपने मन में बोलता है ये केवल एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है जो कि मेरे को मारने की धमकी दे रहा है। तभी वो उससे बोलता है, क्या तुम सच में मेरे को मारना चाहते हो? यो बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि इतना बेमतलब में काम कराने के बाद मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा? शायद ये बात यंग मास्टर को समझ में नहीं आ रहा या फिर वो एडमिट नहीं करना चाहता है, लेकिन यंग मास्टर के सामने मैं बहुत ही ज्यादा अपनी जेनरोसिटी पेश कर रहा हूँ पहले से ही। हालांकि मैं तुम्हें अभी जीने दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी धमकियों की आदत हो गई है या फिर तुम मेरा थोड़ा बहुत किलिंग इंटेंट भी चाहते हो। इधर जिन भी थोड़ा परेशान हो जाता है और बोलता है, क्या ये किलिंग इंटेंट की बात कर रहा है केवल इसलिए क्योंकि ये 9 लोगों का काम एक साथ कर रहा है? तो ये बोलता है कि अगर जनरल यो मेरे को मारने की धमकी नहीं देते तो मैं उनके साथ ऐसा करता भी नहीं। यो बोलता है, मुझे ऐसा तो नहीं लगता यंग मास्टर, तुमने डेफिनेटली ऐसा ही किया होता चाहे कुछ भी हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि यंग मास्टर को दूसरे के वर्कलोड को लेकर थोड़ा सा भी उनके प्रति सहानुभूति नहीं है, मानी की सिंपैथी। इधर जिन भी थोड़ा भावुक होते हुए बोल रहा होता है कि एटलीस्ट तुम इतना तो कह ही सकते हो कि मैंने मरीजों की जान बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की और हर संभव साधन इस्तेमाल किया। यो बोलता है कि वेरी वेल, मैं ऐसा ही प्रिटेंड करूंगा कि कुछ ऐसा ही हुआ। और एविडेंस की बात की जाए तो यंग मास्टर ने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है और इसीलिए मैं खुद को उन्हें मारने से रोक रहा हूँ। इधर जिन भी हैरान होता है, बोल रहा होता है कि अगर मैं इसे अब और भी ज्यादा काम देता हूँ तो शायद ये कुछ गलत काम मतलब कदम उठा सकता है मेरे खिलाफ। तभी वो उससे बोलता है कि तुमने मेरे और मास्टर के रिलेशनशिप के बारे में पूछा था। जिन भी थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, अच्छा तो तुम उसके बारे में शायद क्या बात करना चाहते हो? यो भी हंसते हुए बोलता है कि बिल्कुल ना, मैंने बस ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मुझे यंग मास्टर से परेशानी हो रही है और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप मुझे और भी ज्यादा परेशान ना करें। जिन बोलता है, हाँ तो क्या है वो? यो बोलता है कि उन्होंने केवल एक लेसर विंग के फेवर और ग्रजेस को पूरा किया है। जिन बोलता है, क्या लेसर विंग? यो बोलता है, चाहे वो इंसानों को कितने ही ज्यादा महत्वहीन क्यों ना दिखे, यहाँ तक कि लेसर विंग भी अपनी अपनी एक दूसरे के प्रति शिकायतें और एहसान रखते हैं और मास्टर ने उन्हीं में से मेरी एक इच्छा पूरी की है। तभी जिन हैरान होते हुए बोलता है, क्या वो लेसर विंग जैसी चीज एनिमल्स और प्लांट्स नहीं है? तो फिर आखिर तुम खुद को लेसर विंग क्यों बोल रहे हो? वो भी उसकी बातों पे स्माइल करता है। तभी वो उससे बोलता है, क्या तुम इस बात को लेके क्यूरियस हो? वो बोलता है कि हाँ मैं हूँ। यो बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। मैं होप करूंगा कि तुम इसी क्यूरियोसिटी को साथ में लेके अपने दिमाग में लेके स्ट्रेस में आ जाओ और बीमार हो जाओ। जिनको भी गुस्सा आ जाता है उसकी बातों से और उसे गालियां बकना चालू कर देता है मन में। यो बोलता है, वेल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कि तुम मेरे को कितना ही ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करो, मैं नहीं बताएंगे। मैं इस बात को केवल तुम्हें मारने से पहले ही बताऊंगा। जिन बोलता है, अच्छा तो तुम मेरे को तभी बताओगे जब तुम मेरे को मारने वाले होगे, वरना तुम इसे सीक्रेट ही रखोगे। यो बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम अगर ज्यादा ही क्यूरियस हो इस बात को लेके तो तुम उनको ट्रीट करने फिर कर सकते हो। वो भी गुस्सा करते हुए बोलता है, क्या? और अपने मन में बोलता है, सच में ये बंदा क्वेश्चंस को अवॉइड करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। इधर आग बबूला होते हुए बोल रहा होता है उससे कि वेल छोड़ो इससे, ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। अगर हम इस बात को जारी रखते हैं तो मुझे डर है कि आगे तुम आगे क्या क्या कहोगे। तो ये हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि मैं जीत गया। जिन बोलता है कि आप चुपचाप होकर अपना काम करो, तुम्हें लीवर के बाद स्प्रिन को भी डायग्राम बनाना है। वो अपने मन में बोलता है कि इसके सामने शब्दों को इस्तेमाल करते हुए जीतना बहुत ही ज्यादा कठिन है। मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा काम दूं कि तुम अपना शरीर भी ना हिला पाओ। और तभी वो उसको बताने लगता है कि नहीं, तुम इस चीज को ऐसे नहीं कर सकते। ये बोलता है कि तुम अपने गुस्से को मेरे ऊपर मत निकालो, तुमने पहले ही बोला था मेरे को इस चीज को इसी तरीके से करने के लिए। जिन बोलता है, तो क्या तुम अब मेरे को ब्लेम कर रहे हो? और भाई लोग यहीं पे सीन शिफ्ट हो चुका होता है। हमें बताया जाता है कि मेडिकल रिकॉर्ड बुक्स को बनाना और उसका इस्तेमाल करते हुए सभी को एजुकेट करने का काम प्रोग्रेस में चल रहा है। और जिन लोगों को जिन चौनिही के नॉलेज द्वारा एजुकेट किया जा रहा है उनको ऐसा लगता है कि उनकी आंखें एक नई दुनिया में खुल रही है और ये कुछ सालों बाद पॉसिबल हो सकेगा कि जिन चौनिही के नॉलेज को बुक द्वारा हासिल किया जा सके। और जब ये ऐसा होगा तो व्हाइट ड्रैगन क्लिनिक इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट क्लिनिक हो जाएगा और मेडिकल सिस्टम के वर्ल्ड को पूरी तरह डोमिनेट करेगा। सीन शुरुता हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन कहीं पे जा रहा होता है और बोल रहा था सच में अभी भी बहुत ही ज्यादा ठंडी है। वो एक दरवाजे को खोल के एंटर कर जाता है रूम के अंदर और वो कुछ चीज को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, ये तो ऑलमोस्ट अर्ली 20th सेंचुरी की सर्जरी रूम लग रही है। तो फिर ये है मेरी जर्नी की शुरुआत एक मेडिकल डिपार्टमेंट के हेड के तौर पे। सीन शिफ्ट होता है, मैंने एडिटर वॉइस के द्वारा बताया जा रहा है कि सर्दी बढ़ती जा रही थी, ठंडी ठंडी बढ़ती जा रही थी और आज वो दिन है जो कि जब एक दूसरी सर्जरी को परफॉर्म किया जाने वाला है। गाक्योन वांग के सर्जरी के बाद हमें सर्जिकल डिपार्टमेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग अपने अपने सर्जिकल क्लोथ्स को पहन रहे होते हैं और नरेटर वॉइस द्वारा बताया जाता है, ये पेशेंट यहाँ
प्रॉपर प्रोसीजर और हेल्थ एग्जामिनेशन के बाद आया था। फैंटम आर्चर के अपोजिट, जो कि अचानक से क्लिनिक में घुस आया और अपनी बेटी का इलाज करने के लिए विनती करने लगा। तो हम देखते हैं जिनको, जो बोलता है सही प्रिपरेशन हो चुके हैं। इधर पेशेंट बिस्तर पे लेटा हुआ होता है और उसकी स्टमक के पार्ट का हिस्सा दिखाई दे रहा होता है। जिन बताता है कि पेशेंट को एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। और देखो भाई लोग, मैंने अपने 10th में 46% लाया था कि मेरे को इतना मालूम है कि अपेंडिसाइटिस क्या होता है। अगर किसी को एक्यूट अपेंडिसाइटिस होता है तो उसके पहले नाभि से दर्द स्टार्ट होकर उसके पेट तक दर्द स्टार्ट होना चालू हो जाता है और कभी कभी तो बुखार भी लग जाता है या फिर बंदा बीमार, बहुत ही बीमार पड़ जाता है। और जानते हो अक्सर ये कैसे होता है? देखो, जैसे कि हम लोग कुछ खाना खा लेते हैं और वो ज्यादा पच नहीं पाता, मतलब कि जाके अपेंडिक्स में सेटल हो जाता है एकदम कॉर्नर वाले में, और वो फिर मल मूत्र के रास्ते से निकल नहीं पाता। एक्चुअली ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और जब वो निकल नहीं पाता तो वहीं पे सेटल हो जाता है और धीरे धीरे उसमें सूजन आने लगती है और इसी से एक्यूट अपेंडिसाइटिस होता है। और हाँ, कल से डॉक्टर मानवाटुन्स बोलना है मेरे को। अब मैं छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करता। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरे डिपार्टमेंट से हेड को, जो कि सर्जरी रूम में आए हुए होते हैं। तभी शायद वो पहले बुढ़ा वाला जो डिपार्टमेंट का हेड था वो बोलता है, अच्छा तो ये है सर्जरी डिपार्टमेंट, मतलब सर्जरी रूम, ये क्वाइट अमेजिंग है। दूसरा डिपार्टमेंट का हेड बोलता है, वेल अब हम लोग भी फाइनली यंग मास्टर के अफवाहों वाले सर्जरी स्किल्स को देख पाएंगे। इधर जिन भी थोड़ा चिंतित होता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि वेल ये सर्जरी रूम और भी ज्यादा फिल हो चुकी है। तभी जिन सभी से बोलता है, तो फिर चलो हम अपने सर्जरी को स्टार्ट करते हैं। क्या सभी ने पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स को पहले ही देख रखा है? वो सभी बोलते हैं कि हाँ, हमने देख रखा है। इधर जिन के साथ योहो और मास्टर खड़े हुए होते हैं। तभी जिन बोलता है, मास्टर और योहो, अब आप दोनों को मुझे संभालना होगा। इधर हम देखते हैं जिनको, जो कि उसके बॉडी को टच करते हुए अपनी वो क्यूआई वाली टेक्निक परफॉर्म करने लगता है, जिससे कि उसके बॉडी के सारे चीजों के बारे में जान पाए। इधर वो भी बोल रहा था कि ऐसा सोचना कि ये पेशेंट के अंदर की सारी चीजों को सेंस कर सकता हूँ अपने क्यूआई का यूज करते हुए, जो कि प्रैक्टिस करते हुए मैंने मास्टर से सीखा था। मैं इस चीज को लेके आज ही बहुत ही ज्यादा अमेज हो जाता हूँ। तभी वो बोलता है कि हाँ, मिल गया। इधर हम देखते हैं वही अपेंडिक्स का सबसे निचला वाला हिस्सा, जो कि सूज गया होता है। जिन बोलता है कि सच में बहुत ही ज्यादा खराब शेप में है, जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ये नॉर्मली बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है पेशेंट के लिए जिंदा रहने में, वो भी बिना किसी अब तक एंटीबायोटिक लिए हुए। अब मैं यहाँ पे अपेंडेटोमी को परफॉर्म करने वाला हूँ, जिससे कि मैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस को ट्रीट कर पाऊँ। देखो भाई, मैं यहाँ पे तुम सभी को डायग्राम का यूज करते हुए बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो रेसेज जैसा अपेंडिक्स दिख रहा है ना, मतलब ये कॉर्नर लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसी में अगर कोई फूड पार्टिकल्स फंस जाता है तो ये स्वेल हो जाता है और उसी के बाद पेन होना चालू हो जाता है। इसका सोल्यूशन ये होता है कि इसको काट के निकाल दिया जाए या फिर इसको होल करके इसके अंदर का वो इम्प्योरिटीज या फिर जो भी फंसा हुआ है वो निकाल दिया जाए। और देखो, मैं उतना भी ज्यादा इन चीजों के लिए कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा समय हो गया इन सभी चीजों को पढ़े हुए। और वैसे भी आगे कुछ पैनल्स तक चीन ने यही सारी बातें की हुई होती हैं, मतलब काट कोट के निकालने के लिए वही सामान उसके मतलब इंटेस्टाइन से। तभी हम देखते हैं कि वो अपना नाइफ उसके स्टमक पे लगा देता है, जिससे कि उसकी स्टमक का एरिया कट जाता है और उसमें से ब्लड निकलने लगता है। तभी मास्टर बोलते हैं कि क्या ही ये डिगस्टिंग स्मेल है। जिन बोलता है कि ऐसा इसलिए था, जैसे ही उस अपेंडिक्स में होल क्रिएट किया गया वैसे उसमें से उसका सारा सामान बाहर निकल गया, मतलब कि ट्रिपोटी, और इसीलिए इतना ज्यादा स्मेल कर रहा है। तभी वो जोर से बोलता है कि होम्योस्टेटिस ऑब्जॉर्प्शन। इधर उस बात को सुनते हुए मास्टर और यो दोनों उसके ऊपर कुछ टेक्निक परफॉर्म करना चालू कर देते हैं। इधर उसके मास्टर अपने फिंगर्स का यूज कर रहा होता है और यो अपने ब्लड कंट्रोल टेक्निक का यूज कर रहा होता है। साथ ही साथ सभी डिपार्टमेंट के हेड इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। जिन बोलता है, चूंकि अब ब्लड कंट्रोल हो चुकी है, मतलब ब्लड ब्लीडिंग कंट्रोल हो चुकी है, तो अब ऑर्गन एक्सट्रैक्शन का काम होगा, मतलब ऑर्गन को निकालने का काम होगा। इतना बोलते ही वो इंटेस्टाइन को पकड़ के खींच के निकाल देता है। वो अपने मन में बोलता है कि मेरे को इस ऑर्गन को मतलब वॉश करना है, जिससे पहले कि ये कम्प्लीटली इस पिल से अलग ना हो जाए। इधर मास्टर उसे देख के अपने मन में बोल रहे होते हैं कि सच में ये कभी भी मेरे को अमेज करने में फेल नहीं होता। इसके पास बहुत ही ज़्यादा फास्ट एंड प्रिसाइज हैंड्स हैं और इसका ये कंसंट्रेशन वो सभी अटायर्स को अवॉइड करते हुए स्टिचेज कर रहा है। इधर जिन उसको उसके सर्जरी के बाद उसके टाके लगाने का काम कंप्लीट कर दिया होता है। इधर हम बाहर की तरफ देखते हैं, जहाँ पे एक्यूपंक्चर डिपार्टमेंट के हेड बोलते हैं कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव था। मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड बोलते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा अमेज हो चुके थे उसके स्किल को देखने के बाद खुद से। तभी वो एक्यूपंक्चर डिपार्टमेंट के हेड से बोलते हैं, अगर दिखाया जाए तो सच में वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव था। मेरे को नहीं लगता कि वो 3 क्लिनिक्स के मास्टर, जो कि सर्जिकल मास्टर भी कहे जाते हैं, वो ऐसा कुछ टेक्निक परफॉर्म भी कर सकते हैं। वो ही बोलते हैं कि हाँ, देखा जाए तो उसने उस पेशेंट की बेली को ओपन कर दिया, फिर उसके ऑर्गन्स को निकाल के उसे वॉशअप किया और फिर उसे अंदर डालते हुए उसे स्टिचेज कर दिया। क्या नॉर्मली पेशेंट्स के ऑर्गन्स को निकालने के बाद उसे मर नहीं जाना चाहिए था? इससे कोई फर्क नहीं
पड़ता कि आखिर उसने कितना ही फास्ट उसके ऑर्गन्स को उसके बॉडी के अंदर डाला था। तभी इधर हड्डी वाले डिपार्टमेंट का बंदा बोलता है, वैसे उस पेशेंट का लाइफ कुछ सालों से और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अगर वो जेनिथ रैंक का मास्टर नहीं होता तो फुल्ली रिकवर इम्पॉसिबल था। और अगर यहाँ पे वो जेनिथ रैंक का मास्टर भी होता और उसके वुंड्स बहुत ही ज़्यादा फेटल होते हैं तो भी वो डेथ को अवॉइड नहीं कर पाता। एक्यूपंक्चर डिपार्टमेंट का हेड बोलता है कि हाँ तुम सही हो, यहाँ पे वो हाई फीवर को सफर करते हुए मारा जाता और अपने अपेंडिक्स में होल होने के कारण उसे खाने और बहाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती। तो फिर यहाँ पे केवल कुछ ही समय की बात रह जाती जब तक कि वो मर ना जाता। तभी वो हड्डी वाले डिपार्टमेंट का बंदा बोलता है, यार फिर देखो इसके बॉडी स्ट्रक्चर से मेरे को बंदा नहीं लग रहा है बल्कि लड़की लग रही है ये। और तुम लोग मेरे को जज मत करना कि भाई तू कर देख के बोल रहा है, हाँ तो मैं देख रहा हूँ क्या कर लोगे। तभी वो बोलती है कि तो फिर एक्यूपंक्चर डिपार्टमेंट के हेड आखिर उस पेशेंट के साथ क्या होने वाला है। एक्यूपंक्चर डिपार्टमेंट के हेड बोलते हैं कि अभी तो कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी स्टिचेज बहुत ही ज्यादा परफेक्टली हुए हैं और उसकी ब्लीडिंग भी बहुत ही ज्यादा कम हुई है। अब हम केवल रुक के बस केवल इंतजार कर सकते हैं। हम यहाँ पे केवल इंटरनल इंजरी ट्रीटमेंट पिल्स का इस्तेमाल करते हुए उसके बुखार को रोक नहीं सकते। मुझे आश्चर्य है कि आखिर वो कब जाके उसकी बुखार कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। वेल यंग मास्टर ने यहाँ पे अपना काम कर दिया और बाकी सारा काम हमारे ऊपर है। इधर हम देखे हैं जिनको जो कि थका के अपने बेड पे लेट चुका होता है और बोलता है जैसा कि एक्सपेक्ट किया था मैं अभी भी बहुत सारी चीजों में ले कर रहा हूँ। उस समय मेरे को स्पेशली एंटीबायोटिक्स और सक्शन मशीन की जरूरत थी। मैं ऐसे ही बिना देखे सर्जरी को परफॉर्म नहीं कर सकता। यहाँ पे ज्यादा मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर नहीं है जो कि टेलीकाइनेसिस को यूज कर सकते हैं, तो इसी वजह से मैं बहुत सारे पेशेंट के ऊपर ये सारी चीजें यूज नहीं कर सकता। टेलीकाइनेसिस जो कि वो यूज करता है ब्लड कंट्रोल करने के लिए, उसकी बात कर रहा होता है। और सर्जरी को खत्म करने के बाद मेरे पास अगर एंटीबायोटिक्स नहीं होंगे तभी वो बोलता है सच में बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे अपने केवल पोर्शन ऑफ स्किल्स को यूज कर सकता हूँ, वो भी बहुत सारे लिमिट्स के साथ। यहाँ पे और भी सारे बहुत ही प्रॉब्लम है, लेकिन वो चीज जो कि मेरे को बहुत ही ज्यादा परेशान करती है वो है मास्टर की हेल्थ कंडीशन। मेरे को कैसे भी खुद को प्रिपेयर करना होगा वरना मैं सर्जरी के दौरान नहीं पता लगा पाऊंगा कि आखिर उनकी हेल्थ किस तरीके की है। तभी कोई बाहर से आता है और बोलता है क्या तुम अंदर हो। इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे व्हाइट ड्रैगन होते हैं, वो भी उठ के बैठ जाता है और बोलता है कि ओह मास्टर मैं बस इसी बारे में सोच रहा था कि आज मैं उस सर्जरी को लेके और भी ज्यादा उसे कैसे बेहतर कर सकता था। वो उससे बोलते हैं खुद को इतना ज्यादा पुश मत करो। दूसरे डिपार्टमेंट के हेड इस बात को इस तरीके से बतंगड़ बना रहे हैं कि ये किसी फेस्टिवल के जैसा है और इस समय तुम्हारा शक्ल देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा कठिन समय से गुजर रहे थे। तभी वो सर पे उसके हाथ रखते हैं, जिन भी खुश हो जाता है और बोलता है इसलिए मास्टर की लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे उनके बड़े और ठंडे हाथ बहुत ही ज्यादा पसंद है और उनका ये मेरे सर को पैट करना, उनके द्वारा इस तरीके से प्रेज करने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ भी कर सका हूँ, लेकिन मैं फिर भी बहुत ही ज्यादा चीजों में लग कर रहा हूँ। तभी वो व्हाइट ड्रैगन से बोलता है कि मास्टर मैं यहाँ पे कुछ नया क्रिएट करना चाहता हूँ। वो भी कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो उससे बोलते हैं कि मैंने तुमसे बोला था ना कि इतना इम्पेशेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। जिन बोलता है कि मैं आपको ठीक करना चाहता हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप अपने लिमिट तक पहुंच जाएंगे। वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है, अच्छा तो ठीक है, तुम मेरे से क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। जिन बोलता है मुझे लगता है कि आपको कुछ समय के लिए योहो को मुझे दे देना चाहिए। वो बोलते हैं क्या फिर से। जिन बोलता है कि अब मैं पेनिसिलिन बनाने जा रहा हूँ। इधर हम देखते हैं योहो को जो बोल रहा होता है कि आखिर मेरे को मेरे शरीर में इतनी झंझनाहट क्यों महसूस हो रही है क्योंकि भाई तेरी फील्डिंग सेट होने वाली है। इधर व्हाइट ड्रैगन बोलते हैं कि पेनिसिलिन आखिर वो क्या चीज है। जिन बोलता है वो उसे कुछ एंटीबायोटिक जैसा चीज बोला जा सकता है और भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा निर्मित सब्सटेंसेस का यूज करके मैलिग्नेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के विकास में बाधा डालते हैं और इसका यूज करते हुए बॉडी के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दूर हो जाते हैं। वही बोलते हैं कि ओ ये तो सुनने में बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है। जिन बोलता है कि हाँ और इसीलिए मेरे को एक कल्चर रूम की जरूरत है। इधर जिन अपने मन में बोल रहा होता है कि यो मैं तुम्हें इस मूरिम वर्ल्ड का पहला नर्स और कल्चर रूम का एक फेरी बनाऊंगा। बहुत सारी सर्जरीज करने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ हालांकि ये क्लूवाई वाली पावर बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है और इसीलिए मैं उन सभी चीजों को क्रिएट करने का कंसीडर कर रहा हूँ। ये सारी बातें वो व्हाइट ड्रैगन से बोल रहा होता है। व्हाइट ड्रैगन बोलते हैं कि तो फिर ठीक है, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि जब भी तुम मुझसे बुलाओ तो वो तुम्हारे पास आ जाए, लेकिन क्या ये काफी रहेगा। जिन बोलते हैं कि ऑफ कोर्स मास्टर, यो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड इंसान है, केवल उसका मेरे साथ ही रहने से मेरा बहुत ही ज्यादा मदद हो सकता है। व्हाइट ड्रैगन बोलते हैं कि अब मेरे को शायद थोड़ा सा यो से जलन महसूस हो रही है क्योंकि वो तुम्हारे साथ काम करके तुम्हारे नॉलेज के बारे में सीख सकता है। अगर यहाँ मेरी बॉडी अलाउ करती तो मैं ये सारी चीजें मैं तुम्हारे साथ मिलकर करता। वो बोलता है कि नहीं मास्टर, आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करने में फोकस करना है। श्योरली आपने तो रियलाइज कर लिया होगा अपेंडेक्टोमी सर्जरी के दौरान, वो सर्जरी एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस टाइप की सर्जरी थी। अगर वहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको सर्जरी के दौरान हो जाता तो मैं
शायद वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता। वो बोलता है कि हाँ, और शायद इसी वजह से सर्जरी करने के लिए भी वो टाइम लिमिट था। वो अपने मन में बोलता है समय सीमा की ही समस्या केवल सर्जरी के दौरान नहीं होती, बल्कि मरीज के दैनिक जीवन में भी मौजूद होती है। इनका डेली लाइफ एक एक्सप्लोजिव माइंड की तरह है, जिसका कोई नहीं पता कि आखिर वो कब एक्सप्लोड कर जाए। वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर, तब तक के लिए आपको बनाए रखना होगा जब तक कि मैं रेडी ना हो जाऊं। वो भी स्माइल करते हुए उसे देख रहे होते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मेरे लिटिल डॉक्टर। इधर हम देखते हैं जिन को, जो कि यूहो के पास आ चुका होता है और वो उससे बोल रहा होता है कि तुम्हारे लिए अब और भी ज्यादा काम है। बताया जाता है कि यूहो को कल्चर रूम क्रिएट करने के लिए असाइन करने के बाद पेनिसिलिन के ऊपर डेवलपमेंट का काम चालू हो गया। इधर यूहो और भी ज्यादा परेशान और गुस्सा हो रहा होता है। इधर हमें बताया जाता है पेनिसिलियम एक बी लेक्टिमस टाइप का एंटीबायोटिक होता है, जो कि पेनिसिलियम मोल्ड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देखो भाई, अब हर चीज का इंफॉर्मेशन अब मैं देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। वो बताता है कि फंजाई टेम्परेचर को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, और साथ ही साथ लाइटिंग और ह्यूमिडिटी को भी लेकर। और बहुत सारे केसेस तो ऐसे भी आते हैं जिसमें कि वो कल्चर फेल हो जाता है, केवल इस वजह से क्योंकि बहुत सारे कंडीशन में से कोई एक कंडीशन उसमें नहीं मैच करता है। बायोलॉजी मैथमेटिक्स से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है, और मैं भी अपने मम्मी पापा को ये बताता हूँ कि बायोलॉजी मैथमेटिक्स से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। मेरे से 92 97 जुड़वाया मत करो। वो बोल रहा होता है कि अगर भले मैं यहाँ पे अपना पूरा एफर्ट्स उस कल्चर पे लगा दो, लेकिन अगर वो नहीं चाहेंगे तो वो कल्चर नहीं हो पाएंगे। आई गेस अब मेरे को लगता है कि ऐसा ही कुछ वो मशरूम फार्मर्स भी फील करते हैं। इधर हम देख रहे होते हैं कि साथ ही साथ सभी कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा होता है। इधर हम देखते हैं योह को, जो कि बहुत बड़ा एक ग्लास जैसा चीज प्रिपेयर कर चुका होता है। वो बोल रहा होता है उससे कि जैसा कि तुमने मुझसे बोला था, मैंने उस चीज को प्रिपेयर कर दिया है, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि ये ठीक है? जिन बोलता है हाँ, एक पोल्ट्री टैंक सर में ये उतना भी बुरा नहीं है, और वैसे ही क्लिनिक एक फर्मेंटर का भी काम कर सकती है। देखो भाई, श्योर तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि वो उसमें एल्गी फंजाई और दूसरे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करने का सोच रहा है, मतलब बनाने का सोच रहा है, और ये पूरा क्लिनिक उसको मतलब फर्मेंट करेगा, जो कि उस जार के अंदर होगा। जैसा कि एक बंद रूम में किसी मशरूम को ग्रो करते हैं, ठीक वैसे ही। तो फिर ठीक है, हमें यहाँ पे 5 एलिमेंट टेक्निक्स में से विंड एसेंस का यूज करना है, जिससे कि यहाँ के टैंक्स के अंदर का एयर फ्लो बना रहे। वो अपने मन में बोलता है नॉर्मली यहाँ पे ये वाला काम एक मोटर मशीन का होता, लेकिन मेरे को लगता है कि इस मूरिंग वर्ल्ड में इसका ये काम कल्चर रूम के स्लेव फेरी का है, मतलब कि यूहो का। यूहो बोलता है हालांकि मैंने 5 एलिमेंट्स को तो मास्टर नहीं किया, लेकिन मैं विंड एसेंस को कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी जिन बोलता है कि पेनिसिलिन मोड्स बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन मैं इन्हें अच्छे हाथों में देना चाहता हूँ। जनरल यूहो, मैं ये काम आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तभी यूहो उससे बोलता है कि जब फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। फिर हमें क्लिनिक के लिए एक ऐसे मेंबर को ढूंढना होगा जो कि पोस्ट एसेंस का यूज करते हुए इस फर्मेंटेड वाटर को फ्रीज कर सके और उसे प्योरीफाई कर सके, जिसका पीएच लगभग 3 से लेकर 5 तक का काफी होगा। वो अपने मन में बोलता है, और इस प्रोसेस के दौरान जो एसिड वाटर यूज किया जाएगा उसका पीएच वैल्यू 2 होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इसको मेजर करने का कोई तरीका नहीं है। तभी वो योहो से बोलता है, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ इन सभी जार्स के अंदर बराबर मात्रा में इनर क्यूआई और प्योरीफाइड वाटर को डालने का। योहो बोलता है ये सुनने में तो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस लग रहा है। जिन बोलता है कि हाँ, ये है वे। उन सभी को प्योरीफाई करने के बाद हमें उनको पिल्स का आकार देना है और उन्हें क्लिनिक के सबसे कूलेस्ट प्लेस पे स्टोर करके रखना है। मेरा बस इतना ही प्लान है। पेनिसिल की गुणवत्ता को नियंत्रित करने की समस्या के अलावा दूसरे और भी कई समस्याएं हैं। मेरे को नहीं मालूम कि आखिर वर्ल्ड मतलब अर्थ के एंटीबायोटिक्स इस वर्ल्ड के लोगों के ऊपर काम करेगा भी या नहीं। तभी वो नरेट करना चालू कर देता और बोलता है कि पेनिसिलियम मोड का यूज करते हुए एंटीबायोटिक्स का क्रिएशन बहुत ही ज्यादा स्मूथ जा रहा था, जितना कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और हालांकि इसके अंदर कुछ ट्रायल्स और एरर्स भी थे, लेकिन सीजन के खत्म होते होते हमें इसके रिजल्ट भी देखने को मिल जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जिन कल्चर रूम में खड़ा होता है, तभी वो एक ग्लास के जार को अंदर देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, मेरे को लगता है कि ये काम कर गया। मैंने को एक लंबा इंतजार करने के लिए प्रिपेयर कर लिया था। मेरे को नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि तैयार हो जाएगा। हालांकि मेरे ऊपर टाइम का बहुत ही ज्यादा प्रेशर था, लेकिन रिजल्ट देखना सच में बहुत ही ज्यादा इंकरेजिंग है। 5 एलिमेंटल टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा इंक्रेडिबल है। ट्रेनिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट। पिछले महीने मैंने हर दिन पूरा बिना रुके लगभग पूरे दिन काम करते गया हूँ, लेकिन मेरे दिमाग ने अपना होश नहीं खोया, बल्कि इससे मेरा मेमोरी भी इम्प्रूव हुआ और मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छी स्लीप भी आई। मुझे नहीं पता कि बिजी लाइफ को जीना जैसा कि मैं अपने ट्रेनिंग के दौरान जिया करता था, वो मेरे इनर कल्टीवेशन को इस तरीके से स्पीड अप कर सकती थी। मेरे को लगता है कि यंग होना सच में बेस्ट होता है। रिकवरी फास्ट होती है, ब्रेन भी बहुत ही अच्छे से काम करता है, और यहाँ पे मेरे को कोई ग्लासेस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्लियरली देख सकता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं
मैं यंग हूँ। और वो सही बोलते हैं कि हम अगर इनर कल्टीवेशन के मास्टर बन जाते हैं तो हमारा एजिंग रेट और भी ज़्यादा डिक्रीज होता जाता है। और यहाँ पे तुमने अगर थोड़ा काम किया तो तुम अपने करंट सेल्फ से भी ज़्यादा यंगर देख सकते हो। और इस चीज़ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे मास्टर है। एग्जैक्टली तो मेरे को उनके एज के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं श्योर हूँ कि उनका भी एज उन क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी वाले हेड के समान ही होगा। उनकी एज भले ही उतनी ज्यादा है, लेकिन उनका फेस एक 20 साल के आदमी जैसा है। इधर हम देखिए कि उसके पीछे यो आ चुका होता है, तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम सेटिस्फाई हो गए? तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम रिजल्ट को लेके बहुत ही ज्यादा खुश हो। वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या तुम कब आए? तभी वो उस ग्लास की तरफ देखता है और अजीब सी शक्ल बनाते हुए बोलता है, अच्छा तो यही है चीज जिसे तुम कहते थे पेपे, या फिर ऐसा ही कुछ चीज। वो पेनिसिलिन नहीं बोल पा रहा होता है। आखिर एक ही तरीके का मेडिसिन है जिसके लिए इतने लार्ज स्केल के प्रोडक्शन की जरूरत पड़ी। जैसा कि मैं देख सकता हूँ, ये वेस्टर्न रीजन्स के कुछ एल्केमी टूल के जैसे दिख रहे हैं। जिन हैरान होते हुए बोलता है, क्या वेस्टर्न रीजन्स में कोई एल्केमी है? वो बोलता है कि हाँ वहाँ पे है, लेकिन हवा एम्पायर के ज्यादा लोगों को उसके बारे में नहीं पता। ये तो सिमिलर है, लेकिन हमारे पिल क्रिएशन टेक्निक से थोड़ा डिफरेंट है। ये वेस्ट में उनकी कुछ सीक्रेट आर्ट्स के पार्ट्स हैं जिन्हें की वो मैजिक और सॉर्सरी बोलते हैं। वो भी सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि हाँ, उस नोवेल में मेंशन किया गया था कि कुछ फॉरेनर्स भी थे जो कि दूसरे रीजन्स में रहा करते थे, लेकिन उनके बारे में कुछ ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स उस नोवेल्स में नहीं थे जो कि मैं जान सकूं। वो बोलता है कि ऐसा देखना कि तुम्हें वेस्टर्न रीजन के एल्केमी के इफेक्ट के बारे में नहीं पता, ये चीज मेरे दिमाग में सवाल खड़ी कर रही है, क्योंकि तुम उनके जैसे सिमिलर एल्केमी को परफॉर्म करते हो। तभी वो हंसते हुए बोलता है, मेरे को उन सब के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं यूहो को लेकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुमने केवल एक दिन के दौरान ही इन सभी चीजों को कैसे बना लिया। यो भी थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी वो बोलता है कि वेल यहाँ पे कुछ भी हो, मैं यंग मास्टर के स्किल के ऊपर डाउट नहीं कर सकता, तो अब हमें यहाँ पे क्या करने की जरूरत है? और अगर आप मुझे यह समझा सकते हैं कि ये गोलियां क्या करती हैं, मतलब कि ये पिल्स क्या कर सकती है, तो बहुत ही अच्छा होगा। जिन उस ग्लास को हाथ में लिए हुए बोलता है और बोलता है, तो अच्छा ये पिल्स। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि इस वर्ड के सेंस के तौर पे मैं इसे किसी तरीके का लिमिटेड पेनेसिया बोल सकता हूँ। पेनेसिया का मतलब होता है भाई लोग, जैसे कि बहुत सारे जड़ी बूटियों को मिला के एक सूप बनाया जाता है जिससे कि बीमारियों को दूर करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब पिलाया जाता है। उन बीमारियों को दूर करने के लिए उन्हें ही बोलते हैं पेनेसिया। यो बोलता है, क्या पेनेसिया क्या कुछ ऐसा एग्जिस्ट भी करता है? जिम बोलता है उससे कि वेल अभी तुम इसके इफेक्ट्स के ऊपर डाउट कर रहे हो, लेकिन ये चीज तुम्हें बदल के रख देगा जब तुम देखोगे कि आखिर ये क्या कर सकता है। वैसे तुमने मुझसे पूछा था ना क्या कि मैं क्या करने वाला हूँ। अब मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहा हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। और भाई लोग इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। और हाँ, जल्दी वीडियोस चाहिए तो हाइप कर देना। बहुत हो गया तुम लोगों से भीख मांगना, अब अपने हक की लड़ाई लड़ूंगा मैं। तो फिर चलो, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे।